जो कनाडा देश है, आज कौन तारीख है? 11 11 मार्च ना। आज में 3-4 खबर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। उसमें जो सबसे पहला है, कनाडा एक देश है, नाम सुने हो ना। जितना भी भारत में पंजाब के लोग कनाडा भाग जाते हैं कमाने, जना पंजाब लोग अधिकतम कनाडा ही रहते हैं लोग। तो कनाडा में प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। ये प्रधानमंत्री थे, लेकिन इनके देश में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हलचल हो गई, उसको संभाल पाए नहीं, तो प्रधानमंत्री पद से क्या दे दिए, इस्तीफा दे दिए, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, जिस तरह हम लोगों में प्रधानमंत्री 5 साल का चुना जाता है ना, वैसे वहाँ पर प्रधानमंत्री 5 साल का चुना जाता है, ठीक है ना। तो जस्टिन ट्रूडो 4 साल पूरा कर लिए थे, ठीक है ना, 1 साल बचा था। तो अब इतनी समय वो इस्तीफा दे दिए हैं, समझा गया ना। अब जो प्रधानमंत्री के पद के लिए चुने गए वो है मार्क कार्नी, ठीक है ना। मतलब ये 6 महीने तक रहेंगे, क्योंकि 6 महीने बाद अगले चुनाव आ जाएगा, ठीक है ना। अब जरूरी खबर क्यों है, ये जो कनाडा देश है, जिसकी राजधानी कहाँ है कनाडा की, ओटावा। कनाडा की राजधानी कहाँ है, ओटावा। तो कनाडा जो देश है ना, इसका संबंध जितने भी आज के शक्तिशाली देश हैं सब, उनसे कुछ ठीक रहा नहीं है। इंडिया से भी ठीक ठाक से बहुत संबंध खराब हो गया था, बहुत ज़्यादा संबंध खराब हो गया था इंडिया और कनाडा का। क्योंकि जब बीच में G20 इंडिया में हुआ था ना, G20, तो जब कनाडा के प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, जब ये आए थे, तो इन्होंने भारत पर हमला बोला था कि जो इंडिया मतलब कनाडा में एक आदमी को इंडिया वाले ने क्या कर दिया, मार दिया है, हत्या का आरोप लगाया गया भारत सरकार पे, ठीक है ना। तब अब देखो, हर देश में ना राजदूत भेजा जाता है। इसमें हम लोग का देश है, दिल्ली में कनाडा का राजदूत होगा, ठीक है ना। कनाडा हम लोग के देश का राजदूत होगा। तो ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया था, दोनों लोगों ने अपने अपने राजदूतों को क्या कर लिया, अपने देश बुला लिया, समझा गया ना। मतलब समझ लो बहुत हाई लेवल मामला चला गया था। और कनाडा का संबंध अमेरिका से भी बहुत कुछ ठीक नहीं रहा। जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते हैं, तो वो कह रहे हैं कि कनाडा की कोई औकात नहीं है, अगर कनाडा चाहेगा तो अगर वो चाहे तो वो अमेरिका में मिल जाए, मैं उसको 51वां राज्य बना लूँगा, ठीक है ना। तो इनके समय में कुछ ज़्यादा मतलब संबंध किसी भी देश से सही नहीं था। आज जबकि इंडिया के आधे लोग वहीं जाते हैं कनाडा ही, तो समझ लो एक तरह से शरणार्थी हो गए। तो वहाँ पर बहुत एक समझ लो कि लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जिस तरह हम लोग के यहाँ यूपी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई ना, वहीं पर वहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थिति है। तब ये इस्तीफा दे दिए हैं। जो मार्क कार्नी है, आज चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीते हैं। आज की बात है, हाँ, आज ही सुबह टाइम में प्रचंड बहुमत से जीते हैं। 80% को वोट मिला है, 80%, समझा गया ना। अगर कोई तुमसे पूछता है इनकी पार्टी का नाम क्या है, तो इनकी पार्टी का नाम लिबरल पार्टी है। जैसे हम लोग के यहाँ बीजेपी कांग्रेस मुख्य, वैसे ही कनाडा में एक लिबरल पार्टी है और एक कंजर्वेटिव पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, समझाया। बस 2 ही पार्टी मुख्य रूप से है, लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। और जो ये जस्टिन ट्रूडो थे, वो किस पार्टी के हैं, लिबरल पार्टी के, समझाएगा ना। और जो ये है मार्क कार्नी, ये भी इसी पार्टी में है ना। पार्टी तो बहुमत यही पाई है, बात समझ। अब यहाँ इस पार्टी का तो नहीं बन सकता कोई प्रधानमंत्री, क्योंकि बहुमत कौन सी पार्टी पाई है, ये पार्टी पाई। कोई मुख्य नेता ना खराब हुआ है, तो इस्तीफा दिया तो उसका जमा भरने के लिए कोई ना कोई तो आएगा ही। तो कौन आया है, मार्क कार्नी, 6 महीने की। और मार्क कार्नी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत होशियार व्यक्ति हैं। जानते हो क्या करा चुके हैं, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड, जानते हो ना, दुनिया में सबसे खतरनाक बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड। और ऋतिक रोशन फिल्म देखो ना, जिसमें चोरी करता है बैंक ऑफ इंग्लैंड, कौन हीरा का, बैंक ऑफ इंग्लैंड के ही मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं, मतलब अध्यक्ष रह चुके हैं इन्होंने। जो मार्क कार्नी है, इन्होंने इंग्लैंड को आर्थिक महामंदी से बाहर निकाला था, बहुत इनका योगदान था, ठीक है ना। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्लस जो यूएनओ का एक अंग होता है, जिसे कहते हैं IMF, ठीक है ना, इसमें भी ये सदस्य रह चुके हैं। तो मतलब ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। जैसे हम लोग के देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, समझ लो सेम वही है मार्क कार्नी,
तो इनका एजुकेशन बैकग्राउंड बढ़िया है, लेकिन है 6 महीने करते हैं। अब ये जब रक्षा मंत्री बनते हैं तब देखने वाली बात यह है कि इनका संबंध, ये कैसे भारत के साथ संबंधों को बनाते हैं। और मतलब कोई भी नेता कुछ भी बनने से पहले अपना घोषणा करता है ना, मैं क्या क्या करूँगा, मैं अपने कार्यकाल में क्या करूँगा। तो ये बोले हैं कि भारत के साथ संबंध अच्छा होगा, कोशिश किया जाएगा। और जो अमेरिका ने जो उनके ऊपर ऐसा उल्टा सीधा बोला था कि आओ मेरे मिल जाओ, तो उसकी आलोचना की है। कोई भी आलोचना नहीं करेगा, बढ़ाई थोड़ी नहीं करेगा। इसीलिए आज का खबर क्या आता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। समझ आ गया ना। हमारे क्या है कि कनाडा में 5 झील पाया जाता है। 5 झील का नाम खोज के लाना है। समझ आ गया ना। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा है। और कुछ कनाडा में कुछ खास है नहीं। समझ आ गया ना। मतलब वहाँ पर केवल इंग्लिश ही बोला जाता है? नहीं, इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोला जाता है। समझ आ गया। कन्नड़, जैसे एक कनाडा एक कन्नड़ है। कन्नड़ हम लोग के देश का है, कनाडा अलग भाषा है। लेकिन जो इंग्लिश भाषा है वो पूरा वर्ल्ड वाइड बोला जाता है। इंग्लिश में भी कई गो। कनाडा में जाने के लिए मतलब वीजा पासपोर्ट वगैरह होता है? हाँ, अपने देश से कहीं जाओगे वीजा पासपोर्ट लगेगा, कहीं भी। अमेरिका में जाओगे तो 43 करोड़ रुपया लगेगा। सही। कल बताया नहीं थे गोल्ड वीजा। कनाडा में जाने के लिए कितना लगेगा? कनाडा में कुछ खास नहीं। फिर भी कहाँ से कि सिंपल जैसे पासपोर्ट वीजा जैसे टिकट मिलता है ना, जैसे जब कोई विदेश जाते हैं लोग 20,000 30,000 ऐसे लगता है। लेकिन हाँ, जो पढ़ने जाता है उसके लिए छूट रहती है, स्कॉलरशिप मिलता है। तो विश्वविद्यालय स्कॉलरशिप निकालते हैं सब। तो जो स्कॉलरशिप करेक्ट करता है वो विश्वविद्यालय जो फॉर्म होता है वो कब, मतलब जैसे बीए में क्लास में तब वो जैसे कोई भी विश्वविद्यालय का तो निकालता है हर साल वार्षिक। क्योंकि हर साल विदाई होगा ना तो क्लास खाली थोड़ी ना रहेगा। तो हर साल स्कॉलरशिप निकालते हैं। उधर इंडिया का पढ़ाई मतलब मिलता है? पढ़ाई वही होगा, लेकिन अभी इंडिया में हिंदी में पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। लेकिन वहाँ पर कुछ बेहतर पढ़ाया जाएगा। यही का जो सेंटेंस है उसको मतलब इंग्लिश में हाँ। बोला जाएगा। लेकिन उन सबका सोच बताते बहुत बताते हैं, हाँ, उच्च होता है ना, वो अलग डायमेंशन से बताएंगे। तुम यहाँ जाओगी प्रैक्टिकल करा के। पढ़ने पॉलिटिकल साइंस चाहे IR, तो यहाँ पर केवल तुम लोग को पढ़ाया जाएगा मार्क्स के बारे में। वहाँ पर मार्क्स को ही पढ़ोगी, ओशो को ही पढ़ोगी, समझ आ गया ना, लेनिन को ही पढ़ोगी, समझ आ गया। तो बहुत सारे लोग को बारे में पढ़ाएंगे सब। और ये नहीं कि एक विषय एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा, नहीं, एक विषय में हेडिंग वाइज टीचर रहते हैं। ये चैप्टर केवल ये टीचर के लिए है, ताकि बच्चा जाने कि कौन टीचर बढ़िया समझा रहा है। कोई भी टीचर किसी विषय में कुछ खास चैप्टर में बहुत बढ़िया से पढ़ाएगा, देखना, समझा गया ना। तो इसीलिए अलग अलग टीचर रखते हैं सब, इसीलिए नोबेल पुरस्कार पाते हैं सब ज़्यादा कनाडा अमेरिका वाले, समझा गया। इधर तो पढ़ाई सब मैच करेगा, मतलब इधर आएंगे तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। हाँ, मैच क्यों नहीं करेगा, बस वहाँ फायदा ये वहाँ अच्छे से पढ़ाएंगे सब, बस यही फायदा है, और कोई फायदा वही सब वही रहता है। इंडिया में जी का मान दूसरा होगा खा इंडिया में मतलब वो क्या बोलते हैं, मतलब स्कॉलरशिप कब किस क्लास से निकलता है? ग्रेजुएशन का निकलता है, इधर नहीं निकलता। वहाँ पर कोई IT फाइटी नहीं होता है, आप खैर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं सब, जितना खोजते हैं सब, समझ आ गया। देखो यही था, कुछ छूटा था नहीं। कार्नी के सामने अगले कुछ माह में इसको बदलने की चुनौती है, बता चुके हैं, ठीक है ना। देखो अगला खबर क्या है। ये जो ललित मोदी हैं, ललित मोदी VS IPL, इस समय IPL ट्रेंडिंग में चल रहा है ना। तो जो IPL के जन्मदाता हैं, एक तरह से कह सकते हो ललित मोदी ही हैं, समझा गया ना। इन्हीं से शुरुआत हुआ था IPL, इंडियन प्रीमियर लीग, समझा गया। अब ये खबर आज क्यों दिया था, वो भी द हिंदू न्यूज़पेपर में, दुनिया के सबसे खतरनाक न्यूज़पेपर में। तो ये जो ललित मोदी हैं, ये भारत से पैसा लेकर भागे हैं समझ आ गया ना। पढ़े टाइम नहीं, अब आज से 30-40 साल पहले। वो जानते हो कितना पैसा, 1000 करोड़ से ऊपर, समझ आ गया ना। तो इनको भारत सरकार ने भगोड़ा घोषित कर दिया है, ठीक है ना। तो अब कोई भी भारत से पैसा लेकर भागता है तो वो कहाँ जाता है, इंग्लैंड जाता है, समझ आ गया ना। तो इंग्लैंड गए हैं, तो इंग्लैंड ने नागरिकता नहीं दिया। तो ये जाकर अफ्रीका में, एक यूरोप में एक बहुत छोटा देश है वानुआटू,
ये क्या किए थे, इस देश से नागरिकता ले लिए थे, नागरिकता ले लिए थे। समझ आ गया ना? अब ध्यान से देखो, क्रांतिकारी बने। भारत में नागरिकता कई प्रकार से ली जाती है, 5-6 प्रकार से, जबकि ये जो देश है यहाँ पर नागरिकता मिलती है इन्वेस्टिंग से। मतलब इन सब के देश का कानून है कि अगर चाहते हैं आप हमारे देश की नागरिकता लेना, तो आप हमारे देश में कुछ इन्वेस्ट कीजिए, पैसा नहीं लगेगा, बस इन्वेस्ट कीजिए। मतलब उसमें आप पैसा आपका ही रहेगा, लेकिन आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो आपको नागरिकता मिलेगा। तो 100 करोड़ इन्वेस्ट किए थे तब इनको नागरिकता मिली थी, ठीक है ना? अब उस समय वानुआटू को पता नहीं था कि कांड करके भागे। समझ आएगा ना? जब पता चला है, ठीक है ना, अब जब इनको नागरिकता मिल गई है, ललित मोदी को वानुआटू को जब मिल गई, तो इंडिया के जो राजदूत थे वहाँ पर अपना पासपोर्ट जमा करा दिए कि भैया हम, अब इंडिया कानून है ना कि अगर आप किसी और देश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। तो भारत की नागरिकता छोड़ने के लिए तुम्हें पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा भारत सरकार के पास। मिलता है ना, लिखा होता है, सबसे पहले क्या लिखा होता है, भारत सरकार। तो जब किसी और सरकार के तुम अंग बन रहे हो तो भारत सरकार का अंग लौटा दो। समझा ना? तो ये अंग लौटा दिए थे। और जब अब उसके बाद पता चला वानुआटू को, ही तो भगौड़ा है, तब ये वानुआटू देश ने क्या किया, इनकी नागरिकता क्या कर दिया, रद्द कर दिया। नहीं रद्द कर दिया, कहा कि हमें पता नहीं था। अब ये फंस गए बीच में। समझा गया ना? तो संभावना है कि पैसा आ जाए, संभावना है कि आ जाए, देखो होता क्या है। समझा गया ना? अभी तक है जितना भी विजय माल्या, ललित मोदी, सब जितना भी पैसे लेकर भागते हैं सब, वो सब लंदन में है सब। और लंदन में कोई कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि उन सब लोगों ने सब पर कब्जा किया हुआ है। समझ आ गया ना? बस समझ में आई? मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में है क्या? है, लंदन में है। पैसा मतलब अब इधर इंडिया में आएंगे। देखो, जैसे इंडिया कानून केवल इंडिया में ही लागू हो ना, और जब देश के अंदर कहीं रहता सरकार एक्शन ले सकती थी, लेकिन देश के बाहर सरकार कोई एक्शन नहीं ले सकती है। समझ आ गया ना? इसलिए भारत सरकार कुछ कर नहीं पाती है। जब तक देश के अंदर है तब तक उनको पकड़ना चाहिए था ना, अब चलेगा तब क्या, ठीक है ना? बहुत पैसा लेकर भागे यहाँ से भारत से बहुत लोग। सहारा पहले कंपनी थी, पहले क्रिकेट मैच हो गया तो सहारा यहाँ पर लिखा होता था, सहारा बहुत बड़ी कंपनी थी, वो भी स्कैम हुआ, लेकर भाग गया पैसा। उसमें कुछ राजनीति को हाथ होता है। समझ आ गया ना? उसमें ज़्यादा लूटे गांव के लोग, क्योंकि गांव के लोग 500 रुपये जमा किए थे ताकि इंटरेस्ट में मिलेगा 5 लाख तक, अभी सब लेकर भाग गए। समझ आ गया ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। गधा बंद कर दीजिए। ठीक है, समझ गया। हाँ, तो पढ़ा जाए। देखो, पढ़ाई वाला अच्छा दिख रहा है सर। ललित मोदी और ये है आईपीएल का विवाद। समझ आ गया ना? आज सबसे पहला खबर था कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत गई है, पहले पेज पर था वो। समझ आ गया ना? क्योंकि कल इंडिया ने क्या रचा, इतिहास रचा। मतलब तीसरी बार चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाली पहली क्या बन गई, देश अच्छा, बन जो गई। मैच जीते हैं लोग। मैच नहीं, चैंपियन ट्रॉफी था। अच्छा, समझ आएगा ना? अब ध्यान से देखो सब, चैंपियन ट्रॉफी मतलब क्या होता है, पता है चैंपियन ट्रॉफी मतलब क्या होता है? जब भी कोई विश्व कप होता है ना, तो विश्व कप में मान लो कोई एक ही देश में जीतेगा, तो जब विश्व कप कोई देश जीत जाता है तो उसके अगले साल उस विश्व कप जो हुआ है उसमें जो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाले कुल 5-10 टीमें होती हैं सब, उनमें प्रतियोगिता होता है। अब उनमें जो जीतता है वो कहलाता है चैंपियन ट्रॉफी। बात समझ में आई? विश्व कप मान लो जीत लिए तुम, तो मान लो कोई ना कोई हारे होंगे सब ना, तो मान लो 5-6 टीम हारे होंगे सब, अब उनमें करा जाता प्रतियोगिता उसके अगले साल, उनमें जो जीता वो कहलाता कि चैंपियन है। वो तो चैंपियन पहले बन ही गया है, वर्ल्ड कप है तो। समझ आ गया ना? आई सब कराती कौन है? आईसीसी। समझ आ गया ना? आईसीसी। इंडिया का कौन है? बीसीसीआई। बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है इस समय? जैसा। समझ आ गया ना? इंडिया में अगर सबसे ज्यादा पैसा किसी को मिलता है तो बीसीसीआई को मिलता है, इसलिए क्रिकेट इतना फेमस हुआ है। अगर बीसीसीआई को पैसा नहीं मिला तो क्रिकेट ही फेमस नहीं होता। समझ आ गया ना? ये था आज का खबर, ललित मोदी और आईपीएल। क्योंकि अब आईपीएल यही शुरू किया था ना, इस समय आईपीएल आ रहा है तो ये मुद्दा क्या हो गया, उठा दो। जैसे मान लो कोई भी न्यूज़पेपर होता है ना,
तो उसमें जो बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं वो अपना लेख लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। और जो बड़ी बड़ी तैयारी अभी तो मान लो छोटा छोटा तैयारी में जो एसआई वसाई में कुछ तो नहीं पूछेगा, ये सब बड़ी बड़ी तैयारी में एक सब पूछता है, मतलब लिखने के लिए आता है निबंध। तो जब जानते रहोगे चारों इधर उधर के मुद्दा तभी ना उसको जोड़कर लिखोगे, समझ आ गया ना। इसलिए खबर क्या जाता है, जरूरी हो जाता है, समझ आ गया। इसमें कोई क्वेश्चन है? चलो अब आगे बढ़ो। तो अगला खबर क्या है, आज नगदे खबर था 5-6 खबर था। अब अगला खबर यह है कि रूस यूक्रेन का वार चलते रहता है, समझ आ गया। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? एक दिन तुम लोग टाइम निकाल के एक बार रूस यूक्रेन का वार हो क्यों रहा है ये अच्छे जान लो। कोई पूछ मतलब इतना साथ नहीं हो सकता, एकदम लगे रहते हैं। जैसे देखो बड़ा फायदा है ना यूक्रेन को। हम तुमको एकदम आसान भाषा में बताते हैं। रूस एक देश है, यूक्रेन एक देश है, ठीक है ना। जैसे इंडिया एक देश है ना, तो इंडिया का जान क्या है, गुजरात है। इंडिया की जान क्या है, गुजरात। दिल्ली नहीं, गुजरात। क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है, गुजरात से। सबसे ज्यादा अमीर लोग कहाँ हैं, गुजरात में। अरे अंबानी अडानी गुजरात से सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। बिजनेस उधर जाए से और पैसा मतलब जितना ज्यादा पैसा उतना बढ़िया राज्य, उतना बढ़िया देश। तो अगर कोई देश गुजरात को छीन लेगा तब तो इंडिया तलमला जाएगा। तो वैसे ही जिस तरह इंडिया का कलेजा गुजरात है, वैसे ही रूस का कलेजा है क्रीमिया। क्रीमिया, ठीक है ना। क्रीमिया का युद्ध कब? क्रीमिया तो तुम लोग 9-10 बड़ो क्रीमिया वार, क्रीमिया का युद्ध, इसको कोई बताया नहीं होगा तुम लोग को होता क्या है, समझ आ गया ना। तो रूस का ना कलेजा है क्रीमिया, समझ आ गया ना। ऐसे क्रीमिया को लेकर यूक्रेन और रूस में वार हो रहा है। क्रीमिया का अधिकार किस देश का होगा, रूस का होगा कि यूक्रेन का होगा। इसके चक्कर में अगल बगल के एरिया कब्जा कर लिया सब एक दूसरे का। आई रूस के मतलब अभी रूस के कब्जे में है। अब यूक्रेन चाहता है हम ले लें, रूस चाहता है हम ले लें। यूक्रेन इतना बरियार है, रूस लड़ जाएगा। यूक्रेन बरियार नहीं है, उसको सहायता करने वाले बरियार हैं सब। जैसे जो यूक्रेन है वो नाटो का सदस्य है। इसके सदस्य है नाटो का। नाटो मतलब होता क्या है, नाटो में 30 देशों का संगठन है। ऐसा का कानून ये है कि अगर किसी एक को कोई देश मारेगा तो 29 मिलकर मारेंगे सब, समझ आ गया ना। कल बताए थे ना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनों को बचाने के लिए क्या बनाया जाने लगा, संगठन बनाया जाने लगा। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया तो अब देश को लगने लगा कि अब भैया किसी तरह बचाना चाहिए, तो भारत सार्क बना लिया, सार्क में शामिल हो गया। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका अपना अलग बना लिया, और तो अमीर है, उसका कोई टेंशन ही नहीं है। नाटो अलग बना लिया सब, यूरोपीय यूनियन अलग बना लिया सब, ब्रिक्स, क्वाड, ये सब क्यों बनाया जा रहा है, अपने आप को बचाने के लिए, समझ आएगा ना। तुम गाँव में देखो जब कुछ होने लगता है तो अभी तो आगे एक खबर आएगा तब उसमें अच्छे समझोगे सब, समझ आ गया ना। तो ये सब चीज़ें क्रीमिया, इसलिए रूस यूक्रेन में वार हो रहा है। और देखो रूस यूक्रेन वार के चलते आज का सबसे खतरनाक खबर ये था कि जो हथियारों का आयात और निर्यात हो रहा है पूरे विश्व में, हथियारों का आयात और निर्यात, इस पर बहुत निराशाजनक खबर आई है। निर्यात, समझ आ गया ना। एक साथ जो गरीब लोग होते हैं वही से कहते हैं, समझ आ गया ना। बहुत निराशाजनक खबर है। हुआ क्या है कि हथियारों का आयात निर्यात पिछले साल से 2 गुना बढ़ गया है। मतलब खूब हथियार बन रहा है, खूब हथियार बेचा रहा है। और जब खूब हथियार बन रहा है, खूब हथियार बेचा रहा है, तो मतलब यूज भी हो रहा है, यही ना। रोटी बन रहा है तो कोई ना कोई खा जरूर रहा होगा, फेंका तो नहीं रहा होगा। तो ये बहुत चिंता की हथियारों का लेन देन हो क्यों रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन में क्या चल रहा है, वार चल रहा है। और जब रूस यूक्रेन में वार चल रहा है, जितने पड़ोसी हैं सब वो हथियार मार के रख रहे हैं। सबका पता, कोई किसी का दिमाग खराब हो जाए, वहीं को मारने लगे, तो पहले से तैयारी करना जरूरी है ना। इसलिए सारे देश का खरीदना है, सब हथियार खरीद कर रखना है सब। उसमें भारत दूसरा नंबर पे है। भारत किस नंबर पे है, दूसरा नंबर पे। भारत नहीं कुछ बनाता है, इसे बनाता है भारत। अरे वही पुस्तकें बनाता है। आगे बता रहे शुरू क्वेश्चन लास्ट में पूछा, ठीक है ना। अभी जब इस पर पूरा हो जाएगा तो हम मौका देंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो सब जो कुछ दिमाग में उठ रहा है। तो भारत मतलब कि आयात निर्यात में दूसरे नंबर पर इस समय है, ठीक है ना। अब इसमें एक खुशी वाली बात ये इंडिया के लिए, जो चाइना है वो
आज मतलब इस साल से पहले हमेशा टॉप 10 देशों में आता था आयात निर्यात में। इस साल टॉप 10 देशों में वो भी नहीं आया है। मतलब उसको वार की कोई चिंता नहीं, वो अपनी टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। समझा गया ना। तो अब आयात निर्यात में अब भारत के बारे में जानना तो बहुत जरूरी है। देखो भारत, अगर तुमसे कोई पूछता है भारत हथियार सबसे ज़्यादा मंगाता कहाँ से है, तो सबसे ज़्यादा मंगाता है रूस से। रूस से कितना, देखो पहले तो 80% रूस से आता था, आज से 10 साल पहले। फिर 54% हुआ, इस समय कितना परसेंट हो गया, 22% हो गया। खाली 22% बनाता है। मतलब 22% हथियार भारत का किससे आता है, रूस से आता है 22%। इतना कम मतलब 1% है, 22 गो बंदूक नहीं है। समझ गए ना। 80 से तब बहुत कम है। 80 नहीं से था। अब बहुत कम हो गया इस समय, क्योंकि भारत टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारत भी कुछ कर रहा है। अब गांव के लोग कहाँ जानेंगे। समझ गया ना। उसके बाद आता है फ्रांस। सबसे ज्यादा भारत हथियार किससे खरीदता है, पहले रूस, उसके बाद से फ्रांस 10 से 15%, और घटता बढ़ता रहता है। ऐसा कोई accurate number- 9-10 का किताब फ्रांस पे ही रुका है। समझ आ गया। रूस से और फ्रांस से, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, जितने भी विकसित देश हैं सब, आज सबसे ज्यादा हथियार बनाता कौन है, अमेरिका बनाता है सबसे ज्यादा हथियार। जिनको भी हथियार चाहिए होता है वो अमेरिका के पास चले जाते हैं लोग। अमेरिका से नहीं लेता है, इससे भी लेता होगा ना। अमेरिका से इसलिए नहीं लेता है क्योंकि अमेरिका पूर्ण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। अब भारत मिश्रित व्यवस्था वाला देश है, अर्थव्यवस्था वाला। तब ज्यादा झुकाव अगर अमेरिका की ओर होगा तो ये सब रिसिया जाएंगे सब ना। सबको साथ लेकर चलना होता है। गाँव थोड़ी ना देश है ना, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। समझ आ गया ना। इसलिए किसी भी एक देश के साथ ज्यादा रिश्ता नहीं रखते हैं सब। देखो कोई मोदी जी अमेरिका जाएंगे तो उसके बिहार में बोले कहीं चल जाएंगे। समझ आ गया ना। तो सारे देशों के साथ क्या मधुर संबंध बनाना बहुत अति आवश्यक होता है। समझ आ गया ना। तो भारत का देखो इसमें हुआ क्या है, 2020-24 के बीच यूक्रेन विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक। अभी युद्ध जिससे होगा वही सब हथियार मंगाएगा। तो यूक्रेन सब ज्यादा हथियार खरीदा है। कहाँ से खरीदा है? देखो यूक्रेन के पास कुछ नहीं है, बस उसके पास तेल का क्या है, खदान है। तो जब तेल बेचता है हथियार खरीदता है, तेल बेचता है हथियार खरीदता है। सिंपल सी बात हो गई। अब तेल खरीद, अब कहो तेल कौन खरीदता है, तेल अमेरिका खरीदता है तेल। इंडिया को नहीं आता। इंडिया वाला बहुत खरीदते हैं लेकिन बहुत कम खरीदते हैं सब, क्योंकि बहुत दूरी पड़ता है वो ना। इंडिया हमको दुबई से मंगाता है, सऊदी से। इंडिया का सबसे ज्यादा तेल ईरान से आता अच्छा, है। ईरान से। हाँ। ठीक है ना, सबसे ज्यादा ईरान से आता है। अब आगे देखो 2015-19 की तुलना में 100 गुना भारत में 100 गुना भारत 2 नंबर पर पहुंच गई। तो बता दिए हैं। भारत में अस्त्र आयात रूस फ्रांस से बता चुके हैं। पाकिस्तान दुनिया में 5वें स्थान पर है। पाकिस्तान हथियारों खरीद बिक्री में कितने स्थान पे है, 5वें स्थान पे। 8% आयात, मतलब 81% आयात चीन से। पाकिस्तान अगर 100% हथियार खरीदता है तो उसमें से 80% किससे खरीदता है, चीन से खरीदता है। समझ आ गया ना। 80% खुद नहीं बनाते ऐसा कुछ भी। वहाँ का प्रधानमंत्री कहता है कि हम भूखे रह जाएंगे लेकिन हथियार खरीदेंगे। समझ आ गया। अब खरीद करेगा। अब कोई भी देश, अगर देखो कोई भी देश जब तक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, अब उसके बाद हथियार खरीदने लगा तो खत्म होने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। अगर चाइना, पाकिस्तान में इतना भूखमरी है लेकिन तब वो हथियार खरीदते हैं सब, अपने जनता को नहीं खिलाते हैं सब। समझ आ गया ना। पाकिस्तान इस समय चल रहा है तो खाली डिजिटल मीडिया, क्योंकि पाकिस्तान में ड्रामा बहुत बढ़िया बनाते हैं सब, और ड्रामा से बहुत पैसा कमाते हैं सब वहाँ के। ड्रामा इंडिया बहुत देखते हैं। ड्रामा। ड्रामा सीरियल बहुत अच्छा बनाते हैं सब। ड्रामा सीरियल उसी से पैसा कमाते हैं सबसे ज़्यादा। समझ आएगा ना। वही एक क्षेत्र उन सबका बढ़िया है और सब खत्म है पूरा। बस वही एक क्षेत्र बढ़िया है। वहाँ के 2 लोग सबसे अच्छे थे। एक गायक थे नुसरत फतेह अली खान, और एक वैज्ञानिक थे। तो वैज्ञानिक को मार के भगा दिए सब। बड़ी बात था। समझ आ गया। एक लड़का था, अब एक पिछला जो ओलंपिक हुआ है वो गोल्ड मेडल जीत के लाया तो उसको भैंस गिफ्ट में दिए सब। भैंस गिफ्ट में दिए सब उसको। उन लोग के लिए कोई मायने नहीं रखता है। कुछ जब रहेगा तब ना देंगे सब। कुछ है। इंडिया में अगर गोल्ड मेडल जीता होता ना तो वो एसपी अगर उस दिन एसपी बन गया होता। अब देखो ये था हथियारों का आयात निर्यात का खबर। अब देखो एसपी बन गया होता, पुलिस वाला एसपी। हाँ, गोल्ड मेडल नौकरी मिल जाता है सब बिना तैयारी वारी के। और कौन बढ़िया काम कर देता था।
और तुम्हारा किस्मत से बढ़िया पहचान है ना, तुम बिना चुनाव लड़े राज्यसभा का सदस्य भी बन सकते हो। वो चाहेगा तो बना देगा तुमको। समझा गया ना? नहीं समझ आ रहा है? मान लो हम मुख्यमंत्री बन गए तो हम 12 लोग को अपने मन से राज्यसभा का सदस्य। जब इनका चुनाव होगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे। हाँ लेकिन तुम वोट मेरे लिए नहीं दोगे चुनाव में, तुम बन जाओगे लेकिन वोट मेरे लिए नहीं दोगे, क्योंकि अन्याय के खिलाफ हो जाएगा ना। अब देखो चौथा खबर सबसे जरूरी क्या है, ई कॉमर्स का नाम सुनो सब ना। ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स, इन दोनों में होगा लड़ाई। कॉमर्स वही जो 12 में लेते हैं लोग 11 में, ई कॉमर्स वो कॉमर्स नहीं है जी, दूसरा कॉमर्स है। देखो ई कॉमर्स कॉमर्स नहीं है, ध्यान से देखो। ऑनलाइन सामान वाला मंगाते हैं ना, उसी को कहते हैं ई कॉमर्स। जितना भी ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन सामान मंगाने वाला ऐप है, उस सारे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं। अब क्विक कॉमर्स क्या है? तो ई कॉमर्स का बेटा है क्विक कॉमर्स। समझाएगा ना? क्विक कॉमर्स क्या है? तो ई कॉमर्स सामान भेजता है, डिलीवरी करवाता है, लेकिन 2-3 दिन लगाता है। आई जो क्विक कॉमर्स है, नाम में ही छुपा है। क्विक मतलब तेजी से, यानी कि वे ऐप जो 10 से 15 मिनट में सामान डिलीवरी कर देते हैं सब, उसे कहते हैं क्विक कॉमर्स। समझा? 10 से 15 मिनट में सामान डिलीवरी कर देंगे सब। जैसे नाम सुनो सब, ब्लिंकिट का, ब्लिंकिट, फिर जोमेटो, एथिया मीठ खाना वाला, ब्लिंकिट, जोमेटो, ये सब नाम सुने हो सब ना? तुरंत ये किसके अंदर आता है? सब क्विक कॉमर्स के अंदर आता है सब। खाना वाला आने वाला। मीशो नाम सुने हो सब ना? ये भी क्विक कॉमर्स के अंदर आता है। तो मीशो इतना दिन ये भी अब आने वाले दिन में ये भी अब बहुत तेज करेगा। समझा गया ना? फ्लिपकार्ट तो बड़ा लेट करता है। बात समझ में आ गया? इसे कहते हैं हम क्विक कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब सामान डिलीवरी करेगा लेकिन थोड़ा देरी से, और क्विक कॉमर्स सामान डिलीवरी करेगा 10 से 15 मिनट में। अभी तुम मान लो हम लोग तो बहुत ग्रामीण एरिया में है, शहर में रहोगे ना, ऑनलाइन किए अभी 15 मिनट तुम्हारे घर लग पहुंचा देंगे सब, 15 मिनट में घंटी मारेंगे, टिंग मंगा देंगे सब। लेट हाँ सर, 10 से 15 मिनट है। मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो, चार्ट पेपर तुमको खरीदना है, ऑनलाइन करो तो 10 से 15 मिनट में ला देंगे सर। इतना जमाना आगे चल रहा है। लेकिन महंगा लेते होंगे सर। यहाँ से करोगे आ जाएगा, लेकिन पैसे ज्यादा लगेगा, डिलीवरी चार्ज ज्यादा लेंगे सर। समझ आ गया ना? बात समझ में आया? इस शहर में इस बहुत। अब मुद्दा ये छुड़ा क्यों है, तो अब ध्यान से देखो हुआ क्या है। अब ई कॉमर्स का तो इसमें ज्यादा महत्व है नहीं, क्योंकि कॉमर्स नहीं है। मेन मुख्य खबर कौन है? क्विक कॉमर्स। अब क्विक कॉमर्स अब देखो मैनेज कैसे करते हैं सब। आखिर में कभी दिमाग में आता नहीं कि 10 से 15 मिनट में कैसे कौन सामान पहुंचा देंगे सब। दिमाग में सवाल उठता है नहीं उठता है? अब ध्यान से देखो, ये सब करते क्या है सब? ये सब बनाते हैं सब ना डार्क रूम। डार्क रूम में डार्क स्टोर, जैसे मतलब प्ले स्टोर होता है, हॉट स्टार होता है ना, वैसे एक है डार्क स्टोर। मतलब जितने भी क्विक कॉमर्स के जितने भी ऐप आएंगे सब, ब्लिंकिट, जोमेटो, जेप्टो, जितने भी आएंगे सब, इन सब का अपना अपना डार्क स्टोर होता है। ठीक है ना? जैसे ध्यान दो कैसे, मान लीजिए अपना एक डार्क स्टोर खोल लिए सब, ठीक है ना? ये क्या हो गया? डार्क स्टोर। तो ये अपने 3 से 4 किलोमीटर एरिया का डिसाइड कर लेंगे सब, 3 से 4 किलोमीटर एरिया। आई सबको निश्चित कर लेंगे सब कि हमको बस इसी एरिया में सामान बेचना है। अब ये सब सहयोग किसका लेते हैं सब? डाटा एनालिटिक्स का। डाटा एनालिटिक्स देखते हो, जब तुम YouTube पर कुछ सर्च करते होगे, जैसे मान लो तुम सर्च कर रहे हो मैथ है चैप्टर 1 संख्या पद, जब सर्च करते हो तो संख्या पद से बहुत सारे आ जाते होंगे सब वीडियो, उसी जैसे कोई दूसरा नहीं आता है ना। तो उसी का उपयोग करके, डेटा का उपयोग करके ये पता लगाते हैं सब कि सबसे ज्यादा इस एरिया में मांग किस चीज का है। अगर मान लो यहाँ पर स्कूल ज्यादा है तो कॉपी किताब का मांग ज्यादा होगा, तो उस एरिया में सबसे ज्यादा क्या दिखाएंगे सब? कॉपी किताब दिखाएंगे सब। इसी को कहते हैं डाटा एनालिटिक्स। समझ आ गया? इसलिए जब तुम कोई चीज सर्च करते हो तो उसी जैसा बहुत सारे देते हैं सब, ताकि तुम्हारा टाइम जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा तुम उस पर बिता सको। जितना टाइम बिताओगे उतना उस पैसा कमाएंगे सब। समझ आई बात? इसे कहते हैं डाटा एनालिटिक्स। तो ये सब डार्क स्टोर में किसका उपयोग करते हैं सब? डाटा एनालिटिक्स का। और उसी के अनुसार अपने डार्क स्टोर में सामान रखते हैं सब। समझ लो एक तरह से गोदाम ही है, लेकिन इसका नाम क्या है? डार्क स्टोर नाम है। आई तुम अब कहोगे इससे अच्छा है तो हम इसी में जाकर सामान खरीद लेंगे, यहाँ पर जाकर सामान हमें नहीं देंगे सर।
यहाँ पर नहीं किराना की दुकान थोड़ी नहीं, गोदाम है, समझा गया ना। तो अगर यहीं से खरीदना होता तो ये सब वही सब कहाँ करते सब, तो इसे अपना गोदाम अलग बनाते हैं सब, जिसका नाम क्या होता है डार्क स्टोर। और डाटा एनालिटिक्स का पता लगाते हैं सब किस एरिया में सबसे ज़्यादा क्या बिकेगा, और उसके हिसाब से ऐड चलाते हैं सब। और जब तुम ऐप खोलोगे तो देख लोगे, अब तुमको मान लो कुछ चाहिए हुआ तो सर्च मार लोगे। अब मान लो ऑनलाइन किए, अब वो पहले ही से पैक भी कर रहते हैं सब, जान जाते हैं सब ना क्या क्या लोग लेंगे, पहले से पैक करके रख ले रहते हैं सब। अब तुम ऑनलाइन करते हो ला देते हैं सब। आप खाना वगैरह खाना भी ऐसे होता है, खाना जैसे जोमेटो हो गया ना, तो यहाँ पर देखो वो अपना मतलब पहले ही दे देंगे सब कि हम क्या क्या बनाते हैं, 6-7 को ऑप्शन देंगे सब, तुमको उसी में से कोई ना कोई चुनना होगा। तुम ये नहीं कहोगे हमारे लिए पुआ बना कर भेजिए, तो पुआ बना कर थोड़ी भेजेंगे सब। वहाँ पर कुछ खास एरिया ही होता है ना, पिज्ज़ा हो गया, कुछ जो फेमस फेमस शहर में होता है वही ऑप्शन देते हैं सब। अब दूरी के हिसाब से डिलीवरी चार्ज लेते हैं सब, समझा गया ना। तो उसे सामान आ जाता है, वही वो भी किसका उपयोग करते हैं सब, डार्क स्टोर का। जाओगे गोरखपुर में जाओगे तो बहुत डार्क स्टोर देखोगे तुम, सारी में होते हैं सब, समझा गया ना। वहाँ पर डिलीवरी बॉय आराम से बैठे रहते हैं सब, जैसे कोई ऑनलाइन ऑर्डर आया पहुँचा देते हैं सब। इस तरह का हम लोग का सेवा हो जाता है और सब पैसा कमा लेते हैं सब, समझा गया ना। इस तरह से पूरा क्विक कॉमर्स काम करता है, समझा गया ना। अब मुद्दा छिड़ा क्यों है, अब ये क्विक कॉमर्स आने से ना किराना वाले बाबू का बिक्री क्या हो गया है, कम हो गया है। आने वाले 4-5 सालों में जितनी किराना की दुकानें होंगी गांव में भी, वो सब धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, समझा गया ना। तुम अभी तो जितने गांव के लोग अगर जितना मोबाइल से परिचित नहीं होंगे, लेकिन शहर में तो सब लोग किराया दुकान बहुत कम चलता है, किराना का दुकान समझा, सब लोग ऑनलाइन स्विच कर दिए। क्यों? क्योंकि देखो ये किराना वाले जानते हो क्या करते हैं सब, जैसे मान लो कोई त्यौहार रहा है, ठीक है ना, तो त्यौहार में जो मेन चीज़ होगा उसका दाम बढ़ा देंगे सब। अब मान लो ला दिया और तुम गए खरीदना, तुमको लेना ही है, अब उन्हें खाली क्यों बढ़ाएंगे, सबसे बात कर लेते हैं सब कि भैया ऐसे कम नहीं करेगा, और सब मिलकर अपना दाम बढ़ा देंगे सब, और तुमको मजबूरी में लेना ही पड़ेगा। ऐसे शायद क्या हो जाएगा कि दाम कभी बढ़ेगा घटेगा, जितने का होगा उतने का ही मिलेगा। जैसे मान लो दीपावली में तुम्हें झालर खरीदना है, तो अगर 200 का है तो यहाँ पर हमेशा 200 का ही रहेगा, कम हो सकता है अगर देखते ऑफर देते हैं सब, लेकिन यहाँ पर बढ़ा देंगे 200, 100 का 200 कर देंगे सब, लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए दूसरे दुकान पे, सब हो या मिलेगा, समझा गया ना। तो अब क्या किए हैं सब, जितने भी किराना स्टोर वाले हैं सब, ये सब अपना संगठन बना के भारत सरकार के पास शिकायत किए हैं सब कि अन्याय हो रहा है हम लोग के साथ, समझा गया ना। अब कैसे कह रहे हैं सब अन्याय हो रहा है, कह रहे हैं सब कि सब गलत तरीके से सामान का वैल्यू घटा दे रहे हैं सब, प्राइस घटा दे रहे हैं सब, तो ये जो भारत का कानून है उसका उल्लंघन कर रहे हैं सब, ठीक है ना। इस पर विचार विमर्श चल रहा है कि आगे क्या होगा, लेकिन कुछ भी हो टैक्स तो ये भी देते हैं सब ना, ये भी टैक्स देते हैं सब, और वो भी टैक्स देते हैं सब, वो तो चुरा लेते हैं सब, किराना वाले सब बताइए नहीं करते हैं सब कितना बिक्री हुआ। बहुत सारी कंपनियां हैं जो टैक्स क्या करते हैं, चुरा लेते हैं, समझाइएगा। इस तरह से क्विक कॉमर्स काम करता है, और ये भारत में बहुत तेजी से विकसित हुआ है, $3 बिलियन हो गया है, $3 बिलियन मतलब 24,000 करोड़ का मतलब मार्केट हो गया है इसका, 24,000 करोड़ खाली भारत में। और संभावना है आने वाले 4 से 5 सालों में ये $10 बिलियन हो जाएगा, मतलब आने वाले समय में इसका राज है क्विक कॉमर्स का, ठीक है ना। आने वाले समय में सब किराना दुकानें क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। क्यों? अब कंपनी भी चाहे, अब देखो इस मान लो मैं अगर मैं कोई सामान बनाता हूँ तो मैं किराना दुकान से बेचने से पहले जाऊँगा इस पर, क्यों? क्योंकि इस पर ऐड का पैसा कम लगेगा, आप पहले ही दिखा देंगे सब, हमारा सामान बेचने की संभावना क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। और इसमें जाएंगे किराना दुकान में तो पहली बात तो लेंगे सब नहीं, दूसरी बात तुम्हारा एक पहचान होना चाहिए तब लेंगे सब, ये तो कहेंगे सब दिक्कत लग रहा है ना। तब प्लस पॉइंट भी है, कुछ माइनस पॉइंट भी है, लेकिन एक तरह से बढ़िया ही है, समझा गया ना। जितने भी किराना वाले सामान है बहुत पैसा मारते हैं सब, समझा गया ना। मान लो कोई जरूरत वक्त है उससे भी पैसा ले लेते हैं सब, समझा गया ना। ऐसे आएगा तो बढ़िया ही होगा। एक बात समझो, जब से इंडिया डिजिटाइज हुआ है ना, तब से भारत में जातिवाद थोड़ा बहुत कम हो गया है, समझा गया ना। और थोड़ा बहुत क्या, बहुत कम हो गया है, समझा गया ना। तुम जाओगे बड़े दुकान पर तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत उसका लक्षण दिख जाता है, लेकिन इसमें तो कोई पैसा उन सबको बस चाहिए, और एक तरह से ठीक ही है। जैसे जैसे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है वैसे वैसे समाज में जातिवाद विवाद सब खत्म हो जाता है,
समझा गया ना। तो एक तरह से ले देकर कहने कहे तो सही है, क्योंकि कॉमर्स इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है, मतलब ठीक हो रहा है। कोई दिक्कत? नहीं। अब कोई सवाल पूछना है तो पूछो सब। पूछो आप, चाची में लगा ऑन करोगा था आप किया था वैसे। कोई सवाल है इससे? बोला इसीलिए कहते हैं पेज निकाल के रखे रहो, सब क्वेश्चन है दिमाग में लिख लो, सब एकदम मजा में तुम लोग पढ़ते हो सब। देखो सब नहीं याद रहा, देखो सब एक बार देख लो सब, क्या क्या कुछ छूट नहीं रहा है। भारत में क्विक कॉमर्स का बाजार अभी 3 बिलियन डॉलर का बता चुके हैं। 2029 तक 10 बिलियन डॉलर होने के आसार है, ये भी बता चुके हैं। इसके लिए कंपनियां मांग के पैटर्न के आधार पर वस्तुएं डार्क स्टोर में जमा करती हैं, बता चुके हैं, ठीक है ना। छोटे ब्रांड को अपने सामान के भंडारण का खर्चा नहीं करना पड़ता, ये बता चुके हैं, समझ आ गया ना। सस्ते युवा श्रम की उपलब्धता इस क्षेत्र के विकास का प्रमुख कारक है। अब ध्यान से देखो, इंडिया में लोग बहुत खाली हैं, तो जिसको कुछ नहीं करना होता वो डिलीवरी बॉय बन जाता है, समझ आ गया ना। और बहुत सस्ता पैसा में बन जाता है, तो कंपनियों के लिए बढ़िया भी होता है, ठीक है ना। सस्ता लेबर पा जाते हैं सब ना, समझ लो। ये सब अफ्रीका वाला हाल बना दिए हैं सब। अफ्रीका फेमस था किसके लिए? लेबर के लिए। अब इंडिया वाले भी उसमें पहले नंबर पे आ जाएंगे सब कुछ दिन में। मतलब एक कितना पहले के काम मतलब दे देते हैं। एक डिलीवरी पर 14 रुपया मिलता है। चाहे रिटर्न वाला हो चाहे देने वाला हो, जैसे रिटर्न वाला इस मान लो हम डिलीवरी हो गए, हम एक ऑर्डर किसी घर पहुंचाएंगे तो उसमें हमको 14 रुपया मिलेगा। अब इसके हिसाब से जितना ऑर्डर पहुंचाओ तो तेल का पैसा घटा उठा के तेल का पैसा उसका देते हैं सब। वो सब तेल वाले देंगे सर। एक एक रुपया जब ऊपर हाथ मिलता है वाला, अगर 299 199 जाएगा 200। आगे देखो सब। तो 205 रुपये है। परंपरागत किराना की दुकानों का नुकसान निश्चित, ये तो निश्चित हो गई, तो बता चुके हैं। उनके समूहों ने प्रतिस्पर्धा आयोग पर शिकायत किया है, ये भी बता चुके हैं। प्रीडेटरी प्राइस मतलब देखो, अभी जो आयोग वाले हैं सब, ये सब आखिर में किराना स्टोर वाले कह क्या रहे हैं सब, कह रहे हैं सब कि एक होता है प्रीडेटरी प्राइस। प्रीडेटरी प्राइस इसका मतलब ये होता है, पहले फ्री में दो और जब आदमी को आत लग जाए तो पैसा ले लो। इसी को कहते हैं प्रीडेटरी प्राइस, समझ आ गया ना। जैसे जियो ने किया, पहले क्या किया, खूब फ्री में बांटा और उसके बाद धीरे धीरे क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो इसे कहते हैं प्रीडेटरी प्राइजिंग, या इसे कहते हैं प्रीमियम। पहले फ्री में दो उसके बाद से पैसा लो, इसे कहते हैं प्रीमियम। तो पहले प्रीमियम उसके बाद से क्या बन जाता है, प्रीमियम, समझ आ गया ना। उसी का दूसरा नाम क्या है, प्रीडेटरी प्राइस। तो किराना वाले कह रहे हैं सब कि धोखा कर रहे हैं सब, शुरू में सस्ता देकर और लोगों को आदत लगा दे रहे हैं सब, तो लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। अब लोग को आदत छोड़ना अच्छा लगता नहीं है, तो कहते 5 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं सब, तो क्या हो गया, वही ठीक है। अब लेकिन इन सब नुकसान हो रहा है ना, तो कोई भी कहेगा। ये था पूरा मुद्दा क्विक कॉमर्स का, समझ आ गया। तो आज जाने सब ई कॉमर्स क्या होता है, क्विक कॉमर्स क्या होता है। कोई पूछेगा तो मुंह बात देना, सब बता देना सब। पर ऑर्डर वाले होते हैं सब, किराना वाले, इन दोनों में विवाद हो गया है। आगे देखो अगला खबर क्या है जी। हाँ सेबी शॉर्ट सेलिंग, हाँ सेबी कल थोड़ा बहुत बताते सेबी के बारे में ना, सेबी और शॉर्ट सेलिंग, ये तो नया चीज है, आज सीख जाओ सभी भी। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, देखो बता चुके थे कि जो भारत में जितना पैसा है वो कहाँ पर है, भारत के शेयर मार्केट में है। शेयर मार्केट अगर स्कूल है तो स्कूल को कंट्रोल करने कौन होता है, प्रिंसिपल। तो शेयर मार्केट को कंट्रोल करने कौन होता है, सेबी। यानी कि शेयर मार्केट स्कूल का प्रिंसिपल कौन है, सेबी है, समझ आ गया ना। अब सेबी ने कहा है कि हम अब कुछ नया अध्यक्ष चुना गया है, तो अब कहें कि हम कुछ नियम में क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। और नियम में सबसे महत्वपूर्ण नियम है शॉर्ट सेलिंग का। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो सब। जैसे मान लो हमारी कोई कंपनी है खूब बड़ी, ठीक है, मान लो हमको लग रहा है कि ये हमारी कंपनी आने वाले समय में इसका वैल्यू घट जाएगा, तो मेरा जो दोस्त होगा वो तो जानता होगा ना, तो क्या करेगा, हमारा शेयर जल्दी जल्दी क्या करेगा, बेचने लगेगा, ठीक है ना। यानी कि हमारा शेयर क्या करेगा, शॉर्ट कर देगा। तो एक तरह से इलीगल है कि नहीं है, है ना।
तो सेबी ने कहा है कि अभी जो भी इस तरह का करेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। समझा गया ना? यही न्यूज़ है, इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। और देखो शॉर्ट सेलिंग में पढ़ो, इसमें भी दो प्रकार होता है, एक होता है फ्यूचर एंड एक होता है ऑप्शन। मान लो अगर फ्यूचर में होने वाला है, मान लो आज से 4-5, जैसे मान लो इस समय पेट्रोल डीजल की गाड़ी चल रही है ना, तो सब लोग जानते हैं कि आने वाले 10-15 साल में सब बंद हो जाएगी, सब इलेक्ट्रिक चले जाएंगे सब। तो अभी से कोई शॉर्ट सेल करने लगा तो उसे कहेंगे फ्यूचर शॉर्ट सेलिंग। अब मान लो 4-5 कंपनी है सब, वो मिल के कर रही है सब, तो उसे कहेंगे ऑप्शन। मान लो 4-5 कंपनी है सब, तो मुझको ऑप्शन मिल जाएगा ना, तो उसे कहेंगे ऑप्शन शॉर्ट सेलिंग। बात समझ में आई? शॉर्ट सेलिंग मतलब पहले ही से धोखा देना, सिंपल बात समझ लो। धोखा कितने प्रकार से? 2 प्रकार के। एक बार खूब ज़्यादा समय बाद, एक बार विकल्प है तुम्हारे पास कि मैं इसको धोखा दूं कि इसको धोखा दूं। समझ आ गया ना? बात समझ में आई? यही था जिसका सेबी का शॉर्ट सेलिंग का मुद्दा। समझ आ गया ना? सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब ही प्रिंसिपल है, समझो, ठीक है ना? अब अगला देखो, इसमें कोई क्वेश्चन है? अगला खबर क्या है? WTO का नियम। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? WTO का नियम। राइट टू ऑप्शन। तुम बताओ जी। पहली बार सुना, नहीं पता। लाइन भाग गया, पता नहीं, लग रहा है तेज धीरे हुआ है। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? मारवो करेंगे, 9-10 में सब था। WTO का हाँ हाँ, तुम बताओ, तुमको क्या नहीं पता है? तुम्हारे तो बढ़िया पढ़ाते हैं सब यूनिवर्सिटी। अरे हम सुनबा नहीं किए हैं कसम। WTO नहीं जानते हैं सर? यूएनओ जानते हो सब ना? यूएनओ। यूएनओ, हाँ यूनाइटेड, नहीं हाँ वही है, बोलो हाँ। हाँ वही है। हाँ यूनाइटेड, यूएनए, ओ यूएनओ। हाँ यूनाइटेड नेशनल नेशन। हाँ अब तो बहुत बात ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन होता है। अरे बाबू, यूएनओ है ना, एक है लिखे। जहाँ पर लास्ट में वो देख लो, वहाँ पर समझ लो ऑर्गेनाइजेशन ही होता है अच्छा। अधिकतम। यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट मतलब राज्य होता है ना, तो कहा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब वो देश है ना, क्या स्टेट? जैसे हम आप कहोगे कि मान लो क्यों नहीं भारत का नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया रख दिया गया, तो इंडिया में और अमेरिका में अंतर ही है कि वहाँ के जो राज्य हैं सब वो अपने मन से अमेरिका में जुड़ते हैं सब, उन सबका मन करेगा तो निकल भी जाएंगे सब। लेकिन भारत का एक बार जो जुड़ गया वो जुड़ गया, लौ चुंबकी हो गया, और लौ चुंबकी किसी को छोड़ता नहीं है। समझ आ गया ना? इसीलिए भारत का नाम यूनाइटेड नहीं पड़ा है। अगर पड़ा होता तो कई लोग अलग हो गए होते। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यानी कि कभी अलग नहीं। राज्यों का संघ। अमेरिका में अगर कोई चाहे तो अलग हो सकता है, लेकिन इतना पैसे दे देते हैं सब कि अलग कोई होता ही नहीं है। समझ आ गया ना? अमेरिका एक शहर है लास वेगास, वहाँ पर जाओगे तो सब तुम्हारा जितना भी नैतिकता है सब खत्म हो जाएगा। सो इतना पैसा है वहाँ पे, समझ लो, इतना लग्जरी है एकदम। पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कहीं लग्जरी है तो लास वेगास में है। लास वेगास में तुम पैर रहे समझ लो स्वर्ग में पहुँच गए हो तुम। समझ आ गया ना? अच्छा ये कौन शहर है उसमें, मतलब है जो खाना ना खाने में जैसे होटल आता है उसमें हिरना ना, मतलब पानी बांधते हैं सब, उसमें पानी रहता है, पानी रहता है। पहली बार सुन रहे हैं। बड़ा है होगा, पहली बार सुन रहे हैं। वो मतलब बहुत वहाँ के लोग बुरे होते हैं, इतना पानी बांध के आते हैं लोग, और वहाँ पर मतलब वो बहुत महंगा रहता है, वहाँ पर शो रहता है, मतलब स्विट्जरलैंड में शायद होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है, नहीं पता इसके बारे में। इतना ही महंगा कपड़ा पहन गई ना पालतू। अरे इसके लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं। हम आईफोन में देखते हैं अब। हाँ होगा, ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता जा रहा है। पानी से ही बहुत पैसा देखो होता है। गधा सो तुम लोगों में एगो चैप्टर है पूरा भारतीय, मतलब यूएनओ का पूरा चैप्टर, यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पूरा चैप्टर है। उसमें WTO मेन हेडिंग है, भारत राष्ट्रवाद पहला चैप्टर, दूसरा यूरोप का राष्ट्रवाद है ना, पहला यूरोप का राष्ट्रवाद है ना, उसमें सबसे मेन यही है, WTO ही है। क्योंकि कोई भी संगठन बनने के लिए क्या चाहिए?
किसी भी मान लो मैं चाहता हूँ कोई संगठन बनाऊं, उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? मतलब सबसे मुख्य चीज क्या चाहिए? रोल होता है। अरे पैसा चाहिए ना सबसे पहले। सही तो बात आपकी है। अब पैसा आया कहाँ से? व्यापार से ही ना आएगा। अब व्यापार को इंग्लिश में कहते क्या है? ट्रेड कहते हैं। लॉस का है। ट्रेड कहते हैं कहाँ ना। है इसमें? अभी दिखा रहे हैं लॉस का रुको। है ये। उसी में दिखा रहे हैं अभी रुको। 10 का 9 का। 10 हाँ था 9 में नहीं है, हम कह रहे हैं नहीं सुन नहीं है। डब्ल्यू मतलब वर्ल्ड और टी मतलब ट्रेड और मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो संगठन बनेगा तो संगठन को चलाने के लिए पैसा चाहिए ना। हाँ कहा तुम लोग देखो यूएनओ का निर्माण हो गया तो यूएनओ को चलाने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यूएनओ जब बन गया तो बना उसके बाद क्या बना? WTO बन गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब व्यापार का निर्माण हो, व्यापार के लिए संगठन बन गया तो व्यापार करने के लेबर चाहिए ना। तब इसके बाद क्या बना? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। समझ आ गया ना। और लेबर को चाहिए क्या? पैसा चाहिए ना। तब क्या बन गया? IMF, इंटरनेशनल मनी फाइनेंस या फाइनेंस मतलब क्या होता है? फाइनेंस। IMF इसी सब बैंक लोग कर्जा लेते हैं, इसी से सब देश क्या लेते हैं? कर्जा लेते हैं। समझा गया? तो देखो सब जुड़ा नहीं है। यूएनओ बन गया, इसके लिए ये पैसा, तो बन गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके पास क्या बन गया? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। व्यापार के लिए क्या चाहिए? लेबर चाहिए। और लेबरों के लिए कानून चाहिए कि नहीं करा के एकदम मुँह जा रहे तो उसके लिए नियम कानून होगा ना इंटरनेशनल रूप से। आज भी अगर तुम जाते हो लेबर करने तुमको छुट्टी एक घंटा का छुट्टी मिलता है बीच में खाना खाने के लिए। अगर नहीं दे रहा है कोई, तुम जा कहीं शिकायत कर दो तो खत्म है वो। तनख्वाह भी नहीं देगा तब भी। समझ गया ना। क्योंकि ये बन गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद से IMF बन गया। और उसके बाद से क्या बन गया? अब मान लो कुछ लोग और खखाए होते हैं, ज़्यादा पैसा ही है उनके लिए बन गया वर्ल्ड बैंक बन गया और पैसा ले दे भाई। समझ गया ना। तो कुछ भी चीज़ वैसे नहीं होता है, सारी चीज़ क्या होती हैं? जुड़े होते हैं। आज जब यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ तो दूसरा विश्व युद्ध हो गया तभी ना यूएनओ बना है। तो राष्ट्रवाद कब जाएगा? जब झगड़ा होता है राष्ट्रवाद जाएगा। भारत में लोग कब जागे? जब खूब पिटा लिए। समझ गया ना। सही बात है। कोई जब पिटाता है तो वो जाग जाता है। एक जागना दूसरा होता है, एक जागना दूसरा होता है। तो अगर तुम सही वाला जाग रहे हो तो बढ़िया है। आप दूसरे का जाग गए तो जाग जाओगे। शराब वाले भी जागते हैं, रात गिनते हैं सब। ध्यान से देखो, जहाँ पर भी तुम ISM लास्ट में देख लेना, समझ लेना वो आधुनिक भारत में मतलब आधुनिक विश्व में उत्पन्न हुआ है। आधुनिक विश्व में यानी कि जब से औद्योगिक क्रांति हुई है उसके बाद का समय क्या कहलाता है? आधुनिक विश्व कहलाता है। और जहाँ पर तुम लास्ट में IS यानी कि इज्म, इसे क्या कहते हैं हम? इज्म। क्या कहते हैं? इज्म। अब बता रहा अब जानो के साथ तो बहुत मजा आएगा तुम लोग। जहाँ पर भी इज्म देख लो सब, समझ लो क्या है? आधुनिक विश्व में उत्पन्न हुआ है। और दूसरा क्या समझ लो सब? वहां पर भीड़ होगी। क्या होगी? भीड़ यानी कि मास। मास नहीं, मास मतलब होता है भीड़। भीड़। अब जैसे बताऊं, जैसे देखो इज्म लगा दो जी, नेशनलिज्म। इज्म आ गया ना। फेमिनिज्म, गांधीज्म, अम्बेडकरिज्म। जहां पर भी इज्म आ जाए समझ लो कहाँ है वो? आधुनिक भारत का है। इस सब में क्या होगा? भीड़ होगा। तो राष्ट्रवाद में भीड़ थी कि नहीं थी? फेमिनिज्म मतलब होता है लड़कियों का आंदोलन। तो लड़कियां अकेले आंदोलन करेंगे सब, वो अकेले डरा जाएंगे सब, भीड़ चाहिए ना। तो फेमिनिज्म हो गया। हिंदी में जहाँ पर देख लो वाद, फांसीवाद, राष्ट्रवाद। हिंदी में इज्म और इंग्लिश में मतलब इंग्लिश में इज्म, हिंदी में वाद। जहाँ पर वाद देख लो, फांसीवाद, ये वाद वो वाद, कुछ भी वाद। तो जर्मनी में क्या था? फांसीवाद था। तो वाद आ रहा है कि नहीं? तो हिटलर अकेले लड़ रहा था, पूरी जनता को घुमा दिया था और सबको जन्नत लग गया। समझा गया ना। अपने गया सबको जन्नत लग गया। समझा गया ना। वो कहता था कि हम अखंड जर्मनी बनाएंगे, उसका सपना था। सुसाइड कर लिया अपने पत्नी के साथ, कहा तुमको जन्नत ले चलते। समझा गया ना। नेताजी जब उसके पास मिलने गए थे तो उसको सलाह दिए
कि आप रूस पर आक्रमण मत कीजिए, लेकिन वो माना नहीं, आक्रमण कर दिया। वो बताए थे कि अगर आप रूस पर आक्रमण करेंगे तो हो सकता है आपका पूरा खत्म हो जितना आप बनाए, लेकिन नहीं माना और क्या हो गया, बर्बाद हो गया। अगर बात मान लिया होता ना तो भारत के प्रधानमंत्री कौन होते, नेताजी होते, क्योंकि बात मान लिया होता तो रूस मतलब हारता नहीं, रूस हारता नहीं तो ब्रिटेन हार जाता, क्योंकि ब्रिटेन वाले हिटलर से बहुत डरते थे सब। खाली इतना सुन लिए सब ब्रिटेन के लोग, हिटलर हम लोग के देश में घुस गया है, 100-200 लड़कियां बेहोश होकर मर गई थी सब हार्ट अटैक से। समझा गया ना, सेकंड को बात है ये, क्योंकि जानती थी बहुत खतरनाक मारता है, 50-60 लोगों को गैसे में मार देता है, गैस चैम्बर में डाल के उसे मार देता, इतना खौफ था उसका। क्योंकि वो किसका पुजारी था, चंगेज खान का था। वो चंगेज खान के बारे में क्या था, पढ़ा था, समझ आ गया ना। नहीं तो खौफ से नहीं प्यार से। चंगेज खान के बारे में बता दिए तुम सब तुमको, कितना खतरनाक आदमी था। तो जहाँ पर इज्जत सुन लो सब, वहाँ पर मतलब क्या है, वो आधुनिक चीज़ है, वहाँ पर भीड़ होगा, ऐसे दिमाग में जहाँ पर इज्जत देख लो, आप समझ लो कि पहली बात ये आधुनिक भारत का है, और दूसरी बात यहाँ पर भीड़ होगा, समझ आ गया ना। इस तरह से कहीं भी आए तो इतना बात दिमाग में बैठा लेना कि हाँ भीड़ है, क्या है, आधुनिक भारत की क्या है चीज़ है। अब इसमें देखो फेमिनिज्म है ना, फेमिनिज्म मतलब क्या होता है, लड़की सब यानी स्त्री सब, फेमिनिज्म मूवमेंट, जैसे मान लो गांधी जी ने किया था ना सत्याग्रह आंदोलन, ऐसे स्त्रियों का क्या होता है आंदोलन होता है, इसमें कहते हैं फेमिनिज्म मूवमेंट। अब कहोगे इस आखिर में इन सब आंदोलन हुआ क्यों, क्या जरूरत पड़ गई इन सबको आंदोलन करने की, तो जरूरत ये पड़ी, जैसे मान लो हम कोई शहर में कोई कारखाना खुल गया, क्या खुल गया, कारखाना खुल गया, तो वहाँ पर अगर कोई लड़का 500 में काम कर रहा है तो अगर लड़की जाएगी तो उसको 400 देंगे सब, समझ आ गया ना, ठेकेदार सब, ठीक है। अब लड़कियों का सब नहीं, हमको 500 मिलना चाहिए, ठीक है ना, तभी सब कहाँ गई, ठेकेदार के पास नहीं गई सब, ये गई सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास, कहीं सब कि देखिए 500 है तो कम से कम 400 हमको 450 दे दीजिए, ठीक है ना, सब जाने के लिए। तब उनका हाँ सही बात है, क्योंकि जानते थे सब, पहली बात लड़कियाँ रिस्पॉन्सिबल होती हैं, बढ़िया से काम करती हैं सब, और दूसरी बात ये सब 50 रुपया कम में तो कर रही हैं सब, तो उन सबको पैसा देना शुरू किया सब उद्योगपति सब। आज जब पैसा आ गया तो आंदोलन करना एकदम थोड़ा काम है, छोटा काम है, पैसा ही चाहिए। आज जब उद्योगपतियों ने पैसा फंड करना शुरू किया तब क्या होगा, फेमिनिज्म मूवमेंट, और तब लड़कियों के लिए कानून बन गया कि जहाँ अगर लड़कियों को 500 मिल रहा है तो लड़कियों को भी 500 ही मिलेगा, भले नहीं मिलता है इंडिया में, लेकिन विश्व लेवल पर लागू होता है, समझ आ गया ना। ये होता है फेमिनिज्म। भारत में भी आंदोलन कब हुआ, जब कांग्रेस पार्टी बनी, और जब उद्योगपतियों ने पैसा फंड करना शुरू किया। भगत सिंह को फांसी क्यों हुई, भगत सिंह को फांसी इंडिया के लोग दिलवाए थे, ये तो कभी नहीं कहना सब गांधी जी बता सकते थे, गांधी जी के पापा भी नहीं बता पाते, समझा गया ना। अरे फिर भी लोग मतलब कुछ नहीं होता है, समझा गया ना। देखो गाली भी देते हैं लोग, गांधी को बहुत बुरा लगता है, मन करता है मारे उठा। हम तो खाली उस दिन तुम लोग पंडित मुँह खाली गाली सही बोलो तो मारे वो विशेष करते हैं बड़ा गाली। हाँ हाय पंडित है उसमें वो बहुत गाली देता है। क्या जान देंगे सब इतिहास के बारे में, कभी इतिहास पढ़े होंगे सारे यूपीएससी तैयारी करेगा वही सब के बारे में जानेंगे नहीं। तब इस मतलब देखो यूपीएससी तैयारी में 4 विषय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। जो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी बढ़िया से उस पर पकड़ हो गया, समझ लो आधा आईएएस बन गया। आईएएस के लिए क्या चाहिए, हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी आना चाहिए, और दूसरा न्यूज़पेपर समझ में आना चाहिए। जैसे मैं तुमको न्यूज़पेपर पढ़ा रहा हूँ, समझ आ रहा है ना, तो न्यूज़पेपर समझ में आना चाहिए क्या कह रहा है, बस इतना ही चाहिए और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। और तुम्हारी पर्सनालिटी बढ़िया होनी चाहिए, और क्या, तुम्हारी गहरी समझ होनी चाहिए। और तुम भी अगर गांव के लोग जैसे कहते हो कि चरखे सजा दी गई थी इंडिया के लोग क्या कहते हैं, गाँव चरखे सुरती बना के चरखे सजा दिए थे, समझ गया ना। एक बार आप क्लास कर रहे थे तो सॉरी कह रहे थे कि इंडिया का आदमी क्या कहता है कि चरखे सजा दी गई थी, तो वो सॉरी कहते नहीं आ जाइए तुम्हारे पापा के फावड़े से आएगी, समझ आ गया ना। उनसे पूछो जो कहते गांधी जी गाली देते हैं जो सिंपल, उनसे कहो कि आप सब आदमी बुलाइए और किसी मुद्दे पर आंदोलन कर दीजिए, केवल 1 हफ्ता, सब पानी आ जाएगा, समझ आ गया ना। गांधी जी की किताब खरीदें, कभी ले जाकर पढ़ना सब उन सब के बारे में। गांधी जी की किताब है एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। जो गांधी जी का तारीफ कौन करता है, एल्बर्ट आइंस्टीन करता है, दुनिया का सबसे होशियार आदमी। मर गया
मर गया। एल्बर्ट आइंस्टीन नहीं अभी जिंदा है, अभी तुमको पढ़ाएंगे लेक्चर देंगे। मर गए हैं कभी के। वो तो कर रहा है जैसे कर रहा है गांधी जी मर गए तो जिंदा हो गए। किशोर करते भी रस खाती है सर। वाह क्रांतिवीर एल्बर्ट आइंस्टीन कहता था कि आने वाले समय में कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक लाठी लेकर एक बहुत पतले कम हाड़ मांस वाला आदमी भी कुछ खुदीराम जैसे। ऐसा कर सकता है। खुदीराम समझाएगा जैसे ना? आदमी। तो उनका जो पर्सनालिटी था बहुत विराट था, उसको केवल होशियार लोग ही समझ सकते हैं। तुम किसी बढ़िया टीचर के पास जाओगे तो गांधी जी को गाली नहीं देगा, वो आप पहले हाथ जोड़ लेगा। क्योंकि जो काम जिस समय वो किए थे उस समय, इस समय तो अगर गांधी जाए तो बहुत इजी काम है, अगर उनके जैसा कोई हो तो उस समय तो बहुत खतरनाक था। कोई किसी को आज़ादी का मतलब ही नहीं पता था। जब भारत को पहली बार आज़ादी मिली ना, अंतरिम सरकार मिली, तब जब नहीं मिली थी तब दरोगा कुछ मान लो कोई आम आदमी जाता था पुलिस स्टेशन, कुछ भी कहता था तो एक झापड़ मारते थे सब, बैठो नीचे नीचे बैठाते थे सब, ऐसे बैठते थे सब। समझ गया ना? और जब अंतरिम सरकार बनी, और जब इंडिया के लोग गए पुलिस स्टेशन तो देखे कि दरोगा जी कुर्सी दे रहे हैं बैठने के लिए और मुस्कुरा रहे हैं। तो पूछे सब कि दरोगा जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। तो कहे सब पुलिस वाले कि आज़ादी मिल गई तुम लोगों की। तो कहे ये आज़ादी क्या होती है? तो लोगों को, इंडिया के लोगों को आज़ादी का मतलब ही नहीं पता था। वो गांधी जी ने दिलाया। आज़ादी का मतलब नहीं जानते सब, कहाँ से संघर्ष करेंगे सब, कहाँ से आंदोलन करेंगे सब। तो जो आज़ादी का मतलब नहीं जान रहा था उसको आंदोलन में लाना बहुत बड़ी बात है। आज से गाड़ी दे रहा है लोग। समझ आ गया ना? अब उन सब गाली देने से क्या फर्क पड़ता है? वो सब का किए अपनी जिंदगी में कि उन सब गाली देने से कोई फर्क पड़ेगा? आपसे बड़े गुलाम होगा तो रूस अमेरिका वाले करेंगे। समझ आ गया ना? नहीं, ये बात गुलाम नहीं होगा। अब समझ आ गया ना? मतलब आर्थिक व्यवस्था सही हो गया, सब कुछ है। ये इसमें कोई क्वेश्चन नहीं ना? अब आगे देखो। हाँ, WTO के नियम में हुआ क्या, ये तो बताना भूल ही गए। WTO वाला देखो, WTO मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। ये तो वैसे करो ना शायद है। विश्व व्यापार संगठन उसी में होगा। विश्व व्यापार सर आज का भाव भी कभी बड़ा टॉप था। संगठन छोड़ो यार, टक था बुद्धि रहेगा तो काम देगा हर जगह, ठीक है ना? विश्व व्यापार संगठन देखो, पहली बात जानना सब, कोई भी संगठन कोई भी संगठन बनाना है उसके लिए आंतरिक सपोर्ट यानी आंतरिक बाहरी इंटरनल सपोर्ट और बाहर और एक्सटर्नल सपोर्ट एकदम कंपलसरी है। एक्सटर्नल सपोर्ट समझ आएगा तुमको? रात इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंटरनल सपोर्ट और एक्सटर्नल सपोर्ट। तो जब देखोगे जितने भी क्रांतिकारी लोग थे उन लोग के पास इंटरनल सपोर्ट तो था लेकिन क्या नहीं था, बाहर एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं था, इसलिए वो क्या हो गए, फेल हो गए। जबकि जब ये जो कांग्रेसी नेता जो लोग थे उनको दोनों सपोर्ट था, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। इंटरनल ये अपने लोग बना लेते थे लोग, एक्सटर्नल उद्योगपति लोग देते थे। समझ आ गया ना? तो कोई भी अगर भविष्य में तुम आंदोलन कर रहे हो तो ध्यान देखना सब, इंटरनल सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं और एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं। इसलिए पढ़ाई की जाती है। पढ़ाई केवल परीक्षा में लिखने की थोड़ी की जाती है। अभी जानते रहोगे तो मान लो बाई चांस कहीं कुछ हो गया तभी थोड़ी जाओगे देखा किस पेज पर लिखा है, कौन सपोर्ट लेना है। समझ आ गया ना? जब तुम समझे रहोगे तभी नहीं जानोगे, और जब समझे रहोगे तब तुमको पेज उलाट के नहीं देखना होगा, तब जान जाओगे हाँ यार पहली जरूरत क्या है, आंतरिक। कम से कम पहली बात तो लोग कोई हमारे बीच का कोई न जाके मिल गया हो, और दूसरी बात पैसा बहुत जरूरी है। पैसा कहाँ से आएगा? बाहरी सपोर्ट से आएगा। समझ आ गया ना? अब बाहरी सपोर्ट जिससे लोगे उसको कुछ देना पड़ेगा। तो दिमाग में एकदम बैठा कर रखना कि मुझे कोई कुछ दे रहा है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी लेगा जरूर। सभी लोग गांधी थोड़े हो जाएंगे। समझ आ गया ना? गांधी जी के लड़के थे देवदास गांधी, ठीक है ना? तो देवदास गांधी ने गांधी से कहा कि हमारा नाम लिखवा दीजिए लंदन में, आप तो पढ़ लिए लंदन, कोई पढ़ने दीजिए। कहे जाओ हटो भागो, नहीं हम नहीं कराएंगे, पैसा इतना रखा हमारे पास। लेकिन अगर वो एक बार खाली कह देते ब्रिटेन की महारानी से तो इंग्लैंड का किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ा देती हूँ। इतना गांधी जी का जलवा था उस समय। समझ आ गया ना? लेकिन वो नहीं कहे कि मैं क्यों कहे तो मेरा जो सत्य का धर्म है उसका उल्लंघन होगा, तुम्हारा औकात है तुम जाकर पढ़ो। नहीं किए,
इसलिए गांधी जी का इतना ऊंचा आदर्श होता है, समझा गया ना। वो चाहते तो पढ़ा नहीं सकते थे, भेज सकते थे, नहीं भेजे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्रिटेन में पढ़ रहे थे, किसी लड़की को छेड़ दिए थे, ठीक है ना। आज जब मोतीलाल नेहरू को पता चला तो और पैसे बचाया, कहे कि अकेले मत छेड़ो, बढ़िया छेड़ो, समझ आ गया ना। मतलब बहुत खुला आदमी थे मोतीलाल नेहरू, अब बहुत अमीर आदमी थे, ठीक है ना। बहुत अमीर थे। एक बार जब स्कूल में पढ़ने जा रहे थे तो उनको एक गेट से, मतलब एक कार से जा रहे थे, तो कहानी सुने सर, जितना गेट था उतने गेट पर कार लगवा दिए। समझ आ गया ना, खाली कार नहीं बैठने दी सब, इसीलिए, समझ आ गया ना। तो ये होता है आदर्शों में फर्क। जवाहरलाल नेहरू महान नहीं है, वो अच्छे राजनेता थे, लेकिन गांधी जी क्या है, महान है, समझ आएगा ना। तो नेहरू एक अच्छे राजनीतिज्ञ है, गांधी जी क्या है, एक महान नेता है। इसलिए कोई कितना भी मतभेद रहेगा, कि देखोगे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किसी से कितना भी मतभेद रहा हो, लेकिन गांधी जी के पास सब लोग आते थे, चाहे अम्बेडकर हो, चाहे नेताजी हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे कोई भी हो, कभी ना कभी उनको गांधी जी के प्रभाव में जरूर आए थे। कोई भी, तुम किसी का भी नाम ले लो, ऐसा कोई नहीं था जो गांधी जी के प्रभाव में न आया हो, क्योंकि उनका व्यक्तित्व तो वैसा था। एक किताब है अम्बेडकर जी की, मेरी आत्मकथा, वेटिंग फॉर ए वीजा, मतलब वेटिंग फॉर ए वीजा किताब का नाम है। तो उसमें अम्बेडकर जी लिखते थे, कहीं शुरुआत में लिखते थे कि गांधी जी एक भ्रष्ट योगी हैं, लेकिन बाद में वो माफ़ी मांगते हैं कि नहीं, जब प्रथम गोल में सम्मेलन हुआ तो सबसे पहले गांधी जी ने दलितों के लिए आवाज़ उठाया था, उसके बाद अम्बेडकर ने उठाया। और जितनी महानता गांधी जी की, उतनी ज़्यादा महानता अम्बेडकर जी की भी, क्योंकि गांधी जी न चाहते हुए भी मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र मिल गया, उसी से पाकिस्तान बन गया। अगर अम्बेडकर चाहते तो वो भी अलग निर्वाचन क्षेत्र दलितों के लिए ले लेते और एकदम आसानी से दलितों के लिए अलग देश बना सकते थे, दलितिस्तान, बहुत ही सिंपल था। लेकिन गांधी जी आमरण अनशन कर दिए, क्योंकि वो जान गए थे अब एक वो बंटवारा हो गया है, तो एगो ऐसे करेंगे तो समझ लो भूजा नियर भारत क्या हो जाएगा, बट जाएगा। इसी ने क्या कर दिए, आमरण अनशन कर दिए। और वो गांधी जी की मानता थी आमरण अनशन कर दिए, अम्बेडकर की मानता थी कि उन्होंने अपने जिंदगी के सारे दुखों को भुलाकर गांधी जी की जान बचाने के लिए, जो उनका हट था कि नहीं मैं अपना अलग निर्वाचन क्षेत्र लूंगा, उसको छोड़ दिए और केवल आरक्षण पर ही मान गए कि चलिए ठीक है, आप आमरण अनशन छोड़ दीजिए और मैं बस आरक्षण दे दीजिए। उसके लिए गांधी जी क्या हो गए, तैयार हो गए, समझ आ गया ना। गांधी जी ने बहुत कुछ किया देश के लिए, कुछ भी हुआ था आमरण अनशन कर देते थे, खाना नहीं खाते थे। आमरण अनशन जब तक हमारी बात नहीं मानेंगे तब तक खाना नहीं खाएंगे, मतलब उपवास रहेंगे। उनका हथियार था, फायदा होता था, नहीं खाते थे। अंग्रेजों को फायदा नहीं होता था, अंग्रेजों को नुकसान होता था। जैसे मान लो गांधी जी खाना नहीं खाए, मतलब रूसिया का यानी कि आंदोलन होगा तो जो अंग्रेजों का व्यापार भारत में था तो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब ना अंग्रेज गांधी जी के पीछे पीछे भागते थे सब। गांधी जी का अगर आंदोलन नहीं करे तो कोई पूछता गांधी जी को, कोई नहीं पूछता, समझा गया। अभी बंदा बहादुर सिंह का नाम सुने हो सब, नहीं सुने हो सब ना, क्योंकि वो अंग्रेज से मिल गए थे। बस नाम था बहादुर, कुछ किया नहीं, समझा गया ना। तो विश्व किसी भी संगठन में क्या चाहिए, एक्सटर्नल सपोर्ट और इंटरनल सपोर्ट। और देखो विश्व व्यापार संगठन जब बना, अब आज का खबर ये है कि उसमें देख जैसे भारत में क्या लगता है, जीएसटी लगता है ना, भारत में इंडिया में क्या लगता है, जीएसटी। तो मान लो विश्व व्यापार हो रहा है तो वो भी तो टैक्स लेगा ना, WTO टैक्स लेगा ना। इसके द्वारा लगाया गया टैक्स को हम कहते हैं टैरिफ टैक्स। आज इस समय में टैरिफ कर का बहुत ज्यादा चर्चा होता है, टैरिफ टैक्स का। मतलब अगर मैं एक देश से दूसरे देश से व्यापार कर रहा हूँ तो उस पर जो टैक्स होगा उसका कुछ भाग कहाँ जाएगा, WTO के पास जाएगा, यानी देना होगा। या वो देश लेगा या मैं मतलब मेरा देश देगा, और मतलब थोड़ा भागीदारी सबकी रहती है, ठीक है ना। तो अमेरिका ने WTO में कुछ कटौती की नहीं है, कुछ बढ़ा दिया है क्योंकि उन सबको पैसा चाहिए, जितना टैक्स उतना पैसा। तो WTO ने कहा है कि देखो क्या कहा है, भारत और अमेरिका आपस में व्यापार करने का प्रयास कर रहे हैं,
मोदी जी गए थे अमेरिका, न्यूज में देखे होगे सब। दोनों देश WTO के सदस्य यमयफयन सिद्धांत, देखो यमयफयन सिद्धांत मतलब क्या होता है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। यमयफयन थ्योरी, इसको लिख लो सब। यमयफयन थ्योरी क्या होता है? यमयफ का फुल फॉर्म होता है मोस्ट फेवरेट नेशन, मोस्ट फेवरेट नेशन। अभी का यमयफयन थ्योरी क्या है? मोस्ट फेवरेट नेशन थ्योरी मतलब ये है कि जितने भी देश विकासशील है सब, वो आएंगे सब मोस्ट फेवरेट नेशन में। जितने भी देश यमयफयन नेशन में है सब, जैसे मान लो 10 देश यमयफयन मान के चलो यमयफयन में है सब, तो अगर मान लो एक देश दूसरे देश से व्यापार कर रहा है जितना % टैक्स पर, वो अगर उन 10 देशों में भी किसी से व्यापार कर रहा है तो उतना ही टैक्स लगाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लगाएगा। बात समझ आई क्या हो रहा है? जैसे मान लो 10 लोग हैं, 10 देश है आपस, मान लो इंडिया अमेरिका से व्यापार कर रहा है, तो इंडिया मान लो 5% टैक्स लगा रहा है, तो इंडिया अगर मान लो उस 10 देशों में रूस भी है, तो इंडिया अगर रूस से व्यापार करेगा तो ये नहीं कि टैक्स बढ़ा देगा चाहे घटा देगा, वो उसको भी कितने पर व्यापार करना होगा? 5% टैक्स पर ही व्यापार करना होगा। यह है यमयफयन थ्योरी। जब वर्ल्ड हिस्ट्री पर हो तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है यमयफयन थ्योरी, समझाएगा ना? एक तरह से बढ़िया ही है, समझाएगा ना? यमयफयन थ्योरी। तो वही WTO ने कहा है कि सबको यमयफयन थ्योरी का मान करना ही होगा। और इसने कहा है कि अगर इससे आप बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम किसी एक देश के साथ इतना और दूसरे देश के साथ कुछ ज़्यादा, तो उसके लिए आपको जैसे मान लो कोई भी नियम कानून कब लागू होते हैं, उसको फाइनल कर दिया जाता है। तो फाइनल करने से पहले आप जितना मतलब उतना टैक्स लीजिए दीजिए, लेकिन एक बार अगर फाइनल हो गया तो आपको उतना ही देना पड़ेगा। और आप बहका सकते हैं लेकिन केवल 10 साल तक, केवल 10 साल तक वैसे व्यापार कर सकते हैं, लेकिन जैसे 10 साल हो गया उससे आपको थ्योरी मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है ना? WTO कानूनी कार्रवाई करेगा। क्वेश्चन हमारा ये है कि कहीं TION रहता है किसी भी चीज में, तो कहाँ है जैसे नेशन, तो कहाँ है सन बोला जाता है उसको? TI वर्ड हिंदी में इंग्लिश वाले पूछ रहे हो। इसमें TI क्या होता है? साइलेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है? स होता है, T साइलेंट होता है। समझ आ गया? जब इंग्लिश स्पीकिंग सीखोगे ना तो उसमें एक चैप्टर आता है फिनोटिक्स, तो उसमें तुम्हें सारा रूल बता जाएगा कब कहाँ पर कौन सा अक्षर साइलेंट होता है। जैसे कब केमिस्ट्री आता है, कब केमिस्ट्री आता है, समझ आएगा ना? कहीं पर वाच देखोगे, जैसे वाच है तो उसमें T साइलेंट रहता है ना, तो उसमें तुमको पूरा पढ़ाया जाएगा कब कहाँ पर कौन सा वर्ड साइलेंट रहेगा। समझ आ गया? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? यही इसका मतलब था, यही तुम लोग को बता रहा सबसे महत्वपूर्ण था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कैसे? अरे खाली गुड्स पर नहीं लगाओगे, सेवा पर लगाओगे ना। गुड्स सर्विस एक के थोड़ी ना है, इसीलिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स मतलब सामान और सर्विस मतलब सेवा। मतलब अगर कोई सामान खरीदे बेच रहे हो तो उस पर भी टैक्स लगेगा, अब मैं कोई सेवा दे रहा हूँ उस पर भी टैक्स लगेगा, एक निश्चित रकम के बाद। समझ आ गया? ये था WTO का इम्पोर्टेंट न्यूज। आगे बढ़ा जाए। हाँ, इंग्लिश का कोचिंग कर लो सब प्रदीप सर के पास, अभी तो खाली नहीं होंगे। कैसे? चलो को शादी लग रहा है। ओह सुनिए ना क्या? कहाँ अभी कहाँ शादी का जी? कहाँ कहिए राज के सर? हाँ देखो, कुलपति की नियुक्ति यही टीचर का होता है हाल इंडिया में। कुलपति कौन? उनके उम्र के। अच्छा तुम लोग हिंदी पढ़ते होगे सब, हाँ। तो उसमें बहुत सारे जो लिखा हुआ सुनो कि कुलपति थे उस विश्वविद्यालय के। हाँ। सुने सब ना? ऊपर कंधे होते हैं। कुलपति मतलब क्या होता है बताओ? आज तक नाम नहीं सुना। इसे लग रहा है कि पूरा पासा खालसा है सब। क्या करें, श्री शक्ति पैसे ऐसे टीचर कुछ नहीं जानते हो सब खाली रख लिए। देखो कोई भी विश्वविद्यालय होता है, ठीक है ना?
और पहली बात इस जान लो सब, कोई भी विश्वविद्यालय होता है राज्य में तो राज्य सरकार के अंदर होता है, अंडर में होता है, यानी कि राज्य सरकार अपने टैक्स से उस विश्वविद्यालय का निर्माण कराती है। और उस विश्वविद्यालय का जो अध्यक्ष होता है उसे हम कहते हैं कुलाधिपति या कुलपति। समझ आ गया? जैसे स्कूल का प्रिंसिपल होता है उस तरह विश्वविद्यालय है तो उसको थोड़ा और खतरनाक नाम देना पड़ेगा ना, तो कुलपति या कुलाधिपति नाम दे दिया जाता है, तनी इज्जत बढ़ जाए। अरे विश्वविद्यालय है ना, समझ आ गया ना, तो उसे कहते हैं कुलाधिपति। अब ये खबर क्यों है चर्चे में? अब हो ये रहा है इंडिया में जितने भी अब विश्वविद्यालय आता है राज्य सरकार के अंडर में, जैसे मान लो यूपी है, यूपी में एक विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो वो विश्वविद्यालय है, तो योगी सरकार के अंडर में आएगा। तो हो ये रहा है सारे राज्यों में कि नेता सब अपने हिसाब से अध्यक्ष चुन रहे हैं सब। समझाएगा ना? क्यों? क्योंकि अब मान लो कोई विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, यानी कि वो वोट देने का योग्य हो गया है, तो राजनीति का मुद्दा उसमें चला जा रहा है, तो उसमें राजनीति घुसेड़ दे रहे हैं सब विश्वविद्यालय में। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, इसे रोकना होगा। अब उसने परामर्श दिया है कि आप या तो इसके लिए अलग पैनल बनाइए, उससे अध्यक्ष चुना जाए, या तो 2-3 लोग को चुन लीजिए, एक लोग को राज्य सरकार चुन लीजिए, ताकि न इधर का होगा न इधर का होगा। ठीक है ना? तब एक बढ़िया कुलाधिपति की नियुक्ति हो सके। कम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए ना, समझा गया ना? नहीं तो विश्वविद्यालय में लड़कों की जिंदगी बनती है, बिगड़ती है। इंडिया में अगर कोई किसी के मुंह सुनते हो कि कॉलेज करने जाता है तो उसके दिमाग में एक अलग पिक्चर चलने लगता है। समझ आ गया ना? जिस तरह फिल्म गया था वही पिक्चर चलने लगता है। कॉलेज समझ आ गया ना? वो कॉलेज मतलब होता है तुम्हें अनेक लोगों के विचारों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। समझ आ गया ना? अमेरिका में कोई कॉलेज नहीं जाता है उसको सस्पेंड कर देते हैं, कंपलसरी है कॉलेज एजुकेशन। समझ आ गया ना? तब ना होशियार पैदा होते हैं सब। इंडिया में कॉलेज जाते हैं सब खाली पेपर देने। समझ आ गया ना? आप पेपर देने के समय राय भर पढ़ते जाएंगे सब। अब जब 10 का पेपर था तो दे रहे रैया में छन चिल्ला रहे थे सब, दुआ सोटा दुआ सोटा। आपकी बात दुआ सोटा कुछ भी नहीं आया है पेपर में, बदतमीज जो कभी नहीं पढ़े हैं सब, भाई दुआ सोटा साइंस में मंगा रहा है। जो कभी नहीं पढ़े हैं सब वो भी चिल्लाते हैं सब कि दुआ कुछ होता है। तो हम जब गए थे तो हमारा नाम विकास रहा, तो हमारे नाम पता विकास रहा, तो वो इतना याद कर लिया सब भुला गया। अरे पूछा कि भाई दोहा क्या होता है? तो करी दोहा इसमें 200 चरण होते हैं। कभी बदतमीजी कर रहे हो, कभी बदतमीजी क्या कर रहे हो? जब 1 साल नहीं पढ़े, आज पढ़े क्या करोगे? नहीं बतावत कहें, देखो दोहा में 200 चरण 400 मात्राएं होती है। हम तो पूछे भी नहीं किया, और ना हमारे पास बैठे गया कभी। ये पहला पेपर हिंदी का होता है, पहले पेपर उसको परेशान कर दिया। ओए तुम्हारी रूम में बैठा था का? हाँ हमारे रूम में बैठा था, गधा पहले दिन आधार कार्ड भुला गया था। आज उसको देखो आधार कार्ड भुला गया था। कौन ना कौन एक लड़का का रोल नंबर 1 होगा ना। नहीं 1 नहीं होगा किसी का। समझ आ गया ना? 1 होगा तो उसमें मिसमैच संभावना ज्यादा हो जाती है। समझ आ गया ना? 6 अंकों से ज्यादा ही होता है किसी का। तुम्हारा जो रोल नंबर होगा, अधिकतम टीचर अंतिम का 3 अक्षर 4 अक्षर पूछते होंगे खाली, उसके आगे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। तो कैसे एक रोल नंबर किसी का हो जाएगा? समझ आ गया ना? रोल नंबर 1 नहीं होगा किसी का। विश्व में मान जाओ भारत में 12 करोड़ 25 करोड़ 10 के छात्र हैं सब, 25 करोड़ कुछ लाख हजार में। तो आखिर में जब सबसे पहला छात्र होगा उसका तो रोल नंबर 1 कोई नहीं करेगा। नहीं होगा। इधर दिमाग लगा लिए, बदतमीजी वाला दिमाग है। देखो होता क्या है। जैसे मान लो तुम्हारा 12 66 73 280 है, तो मेन फोकस होता है पीछे का 4 अंक जिला वाइज, और यही जो होता है ना, ये मेन कोड होता है। देखो कि सबका सेम होता होगा, हर जिला का सेम होता है, इसीलिए तुम्हारा केवल टीचर का पूछेगा, लास्ट का 3 या 4 अंक पूछेगा। ये कोड होता है कि कौन चेक करेगा, किस एरिया में जाएगा पेपर, किसके आदेश से होगा। उन लोग का समझने के लिए कोड होता है, आई उन लोग के लिए होता है। हर जिले का अलग अलग होता है, किसी का एक नहीं होगा। बात समझे? केवल तुम्हारा लास्ट का 4 अंक हो,
पर इसमें भी मान लो 381 को एक हो गया तुम्हारा नंबर हुआ नहीं हुआ। बात समझ में आई। जो आगे का 4-5 अंक होता है ये विशेष कोड होता है उन सबको समझने के लिए। समझ आई। अब मान लो किसी विद्यालय का मान्यता प्राप्त होगा, देखोगे विद्यालय कोड लिखा होता है, समझ आ गया ना। जिला कोड भरना होता है, जिला कोड 78, विषय कोड 931, 917 होता है ना। विषय कोड नहीं भरे हैं क्यों नहीं? अब नहीं भरा, हम लोग समय तो विषय कोड कंपलसरी था। सही है, इसमें सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, वगैरह सब बातचीत हो रहा है। हमारा सब कुछ होता था। अब ध्यान से देखो तो अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि आपको करना पड़ेगा, लेकिन राज्य सरकार ने कहा है कि जो विश्वविद्यालय बना है ये राज्य सरकार के पैसे से बना है, तो आप उसमें दखलंदाजी मत कीजिए, ये राज्य सरकार ने कहा है। तो दोनों की बातें थोड़ी बहुत सही है। अगर मान लो केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को माना जाएगा तो राज्य सरकार उनमें पैसा लगाएगा नहीं, क्योंकि पैसा तो राज्य सरकार ही देती है ना, तो ये पैसे नहीं देंगे सब, तो कहाँ से विश्वविद्यालय चल पाएगा। तो ज़रूरत है दोनों के समन्वय की, ताकि एक लोग यहाँ से 2 लोग वहाँ से कम बढ़िया से चले। समझ आएगा ना। अभी बढ़िया तब चलेगा जब जागरूक विश्वविद्यालय के लड़के होंगे सब, वह अगर रहेंगे सब तो का विश्वविद्यालय चलेगा। ए हम पढ़ती है अलग विश्वविद्यालय में पढ़ती है ना। हाँ इसीलिए ये था आज की महत्वपूर्ण। अभी एक खबर और बचा है, क्या खबर होगी देख लो सब। खाद्य पदार्थों के नियम, ये बहुत जरूरी है जी। ये बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर था, खाद्य पदार्थ। परिवर्तन अरे बायोलॉजी न्यू चैप्टर है। भारत ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा मोटापा पाया जाता है, और भारत ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा भूखमरी होती है। भारत में भूखमरी में होती है। तो सबसे ज्यादा भूखमरी भारत में होती है। आज से जानते हो किस राज्य में? मुंबई में। वो मुंबई जहाँ पर सबसे ज्यादा बिलियनियर रहते हैं सब, उसी मुंबई सबसे ज्यादा भूखमरी होती है। वहाँ के एक बस्ती है धारावी, पानी की वजह से कुछ होता है, पानी ना यूट्यूब पे जा सकते हैं सब धारावी, और वहाँ का इमेज देखना सब, इतनी छोटे में 10-10 लोग रहते हैं सब, इतना पतला पतला गली होता है। समझ आ गया ना। जाके एक बार जाना सब धारावी मुंबई, उसका देखना सब ब्लॉग कितना खतरनाक है वहाँ मोटका का। आदमी कैसे घुसते होंगे सब गलियां? अरे कहा वहाँ मोटा आदमी नहीं फंस जाते हैं सब, भारत में एक के राज्य है। देखो जब भी कोई रिपोर्ट आती है तो औसत लेकर चलते हैं सब ना। आपको आप कहो क्या हम तो मोटा नहीं है, तो हमसे क्या फर्क पड़ता है। समझ आ गया ना। तो एवरेजन रिपोर्ट निकल आता है। मैथ में पढ़ते हो ना, राशियों एक बटे राशियों की संख्या। समझ आ गया। इसमें एक दिन 2 खाते रोटी, एक दिन 3 ठो, एक दिन 4 ठो। तब तुम्हें कोई कुछ पूछता है कि और तुम्हारा औसत कितना खाते हो, तो तीनों को जोड़कर 3 से भाग दे दो। तो ऐसे औसत निकाला जाता है बड़े बड़े संगठनों के द्वारा। तो बड़े बड़े संगठनों ने बताया है कि सबसे ज़्यादा भूखमरी कहाँ है? भारत में। और सबसे अनहेल्थी कंट्री जो है वो क्या है? भारत है। समझा गया ना। और उस अनहेल्थी में सबसे ज़्यादा महिला है, सब अनहेल्थी, पुरुष नहीं है सब। और घर में बैठे बैठे अनहेल्थी हो जाती है सब। इसीलिए उन सबका आयु भी कम होता जाता है धीरे धीरे, आयु भी और हाइट भी। देखते हो 100 में से हाइट सब बहुत कम हो रहा है। देखते हो 100 में से बस 1 लोग जिसका हाइट ऊंचा होगा। उस सब मुर्गा कमाना। समझ गया ना। अब देखो खाद्य पदार्थों का नियम में अब हुआ क्या है, ध्यान से देखो। ये जो खाद्य पदार्थ का नियम आज का जो खबर है ना, ये मुख्य रूप से संबंधित है जो खाने की चीजें पैकेटों में रहती हैं सब, इस पर बहुत कठोरता बरती गई है। इतने 5 रुपये का सामान मिलता है ना, पंजाबी तड़का, ये तड़का, वो तड़का, जितना भी पैकेट में खाने वाली चीजें हैं उस पर हो सके तो आने वाले समय बैन लगे, यानी कुछ सामान कम हो जाए। क्यों? क्योंकि उसमें तुमको बहुत स्वाद मिलता है, लेकिन उसमें बहुत सारी खतरनाक चीज़ें होती हैं जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होती है, जो तुमको थोड़े समय के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा दे देंगे, लेकिन वो तुम्हारे हेल्थ के लिए क्या होगा? बहुत खतरनाक होगा। उससे कौन कौन सा बीमारी संभाल होती है? जैसे मान लो मधुमेह हो गया, डायबिटीज हो गया। समझ आ गया। अगर तुम एक बार मधुमेह हो गया ना, तुम्हारे शरीर में उत्साह होगा ही नहीं। मधुमेह क्या होता है? मधुमेह मतलब तुम्हारे अंदर जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज बनेगा ही नहीं। ग्लूकोज बनेगा नहीं तो ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऊर्जा नहीं मिलेगी तो तुम एकदम सूखा नजर आओगे। इसलिए देखते हो जो बहुत अमीर लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा डायबिटीज उन्हीं लोग सबको होता है। वो मोटे रहेंगे सब, लेकिन उनके अंदर उत्साह नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे सब, बहुत परेशान रहते हैं सब। समझ आ गया।
अब देखो जितने भी पैकेट जैसे देखो जितने भी खाद्य पदार्थ पैकेट में आते हैं सब उस प्रकार के खाद्य पदार्थ को हम कहते हैं अल्ट्रा, देखो क्या नाम है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड। जितने भी खाने वाली चीजें पैकेट में आती हैं उसे कहते हैं अल्ट्रा प्रोसेस फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड है इसका नाम। समझ आ गया ना। इन पर आप देखो क्या कह रहा है कि सही तरीका यह है कि पैकेजिंग पर स्पष्ट लिखा हो कि क्या कौन सा तत्व बहुत अधिक है। अब इसका सॉल्यूशन ये मतलब ये दिए हैं सब कि कोई भी खाद्य पदार्थ है तो अब जब तुम कुछ खरीदो खाने के लिए ना तो उस पर लिखा होगा इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना प्रोटीन, इतना ये सब कुछ लिखा होगा, वो सही रहता है। लेकिन ये नहीं बताएंगे सबसे ज्यादा कौन है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इससे अच्छा है कि आप बता दीजिए कि उसमें सबसे ज्यादा क्या है, बस एक चीज बताइए ताकि लोग उस पर ध्यान दें। 10 को दोगे तो किसी पर नहीं देखोगे। इंडिया का आदमी को बा उसे क्या करना है, लेकिन वही ज्यादा चटकार कोई दोगे एक्ट हो जाएगा तो ध्यान देगा आदमी। इसीलिए कहा गया कि आप ज्यादा खबर मत दीजिए, आप बस एक खबर दीजिए कि उसमें सबसे ज्यादा क्या है। तो उससे सुप्रीम कोर्ट वाले क्या है उससे नुकसान है? उससे सुप्रीम कोर्ट वाला नुकसान नहीं है, देश की जनता को नुकसान है। और सुप्रीम कोर्ट है किस लिए? जनता के लिए ही ना है। हाँ, अब कुछ भी होगा तो मुकदमा तो वही ना होगा न्यायालय का, तो वो नहीं करेंगे सब कौन करेगा? गांव का प्रधान करेंगे? ये घर के लड़के खुद खाते हैं सब 10-15 भी लड़का एक दिन में। समझ आया बात को? अल्ट्रा प्रोसेस फूड पर क्या लगाया गया? थोड़ा रोक। अब ऐसा ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट वालों ऐसे कह दिए हैं सब। चिली नाम का एक देश है, चिली नाम का, उसने ऐसा किया था तो उसके देश में 24% ई खाने वाले घट गए सब। तब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोच समझ कर ना कहा है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय समझ लो कानून है, समझा, बहुत सोच समझ के निर्णय देना पड़ता है। तो चिली देश में 24% कम हुआ है, तो कम से कम हम लोगों में 12% ही कम हो, थोड़ा बहुत तो कम होगा ना, इसलिए। अरे लड़के तो कम कर देंगे सब, बाकी लड़के ऐसे दिया कि गलत विज्ञापन भी होता है, पोषण नियम, और सब यार तो कितना खतरनाक एडवर्टाइज करते हैं सब, मोबाइल टीवी ऐड देखो करते हो सब, खुद नहीं खाएंगे सब लेकिन एडवर्टाइज कर देंगे सब। सबसे खतरनाक तो फिर लवलिया करते हैं, ऐसा लगा कुछ फर्क पड़ता होता है नहीं। इससे जानते हो जितना भी फैशन ब्रांड होता है ना, इस सारा सब कुछ आता है हमें फ्रांस से। फैशन ब्रांड का जो सबसे खतरनाक कंपनी है ब्यूटी पार्लर का, मेकअप होगा का, उसका नाम है, लिख लेना सब, नाम है ल'ओरेल। लड़के फ्रांस में से आए हैं। ल'ओरेल। इंडिया में उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण, उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपना ब्रांड एम्बेसडर चुनती हैं सब ना, तो ल'ओरेल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण। समझ आएगा ना। सबसे मतलब वो खूब खतरनाक लग रही है, उसको खूब खतरनाक बना देंगे सब, इतना खतरनाक क्रीम बनाते हैं सब उसका, फ्रांस वाले सब। फ्रांस की जो इकोनॉमी है, आधा इकोनॉमी उसी से चलती है, ल'ओरेल से। और जो ल'ओरेल की मालिक है वो दुनिया की सबसे अमीर आदमी है, तो सोच सकते हो कितना पैसा कमाती है खाली क्रीम उरीम में। लेडीज है, उसका कैथरीना, उसका शुरुआत का नाम कैथरीना है। समझ गया ना, सबसे अमीर आदमी है और बहुत पुराना कंपनी है, ऐसा नहीं कि अचानक से बन गया है ल'ओरेल। समझ आया? हाँ अब भाई ना ल'ओरेल, ठीक है ना। हाँ अब जो ये अब देखोगे ना, अब फ्रांस में, अब तुमको एक बात बताता हूँ, जैसे सऊदी अरब और फ्रांस में जैसे जितने भी सऊदी अरब के लोग थे वो फ्रांस पर मुकदमा कर दिए। क्या कर दिए? फ्रांस में बहुत लोग, बहुत मुस्लिम धर्म के लोग रहते थे लोग, तब वहाँ के लोग मुकदमा किए कि नहीं, हम लोग का धर्म है हिजाब पहनना, तो हम लोग हिजाब पहनेंगे। लेकिन फ्रांस वाले जानते थे सब, अगर लड़की हिजाब लगाएगी, अगर लड़की हिजाब लगाएंगी तो उन सबका क्रीम बिकेगा नहीं। समझ आ गया ना। तो इसीलिए उस मुकदमे को क्या कर दिया? रद्द कर दिया, कुछ नहीं हुआ। समझ आ गया ना। क्रीम बिकने लगा और बिकने लगा। किसी के इंटरेस्ट को तुम पूरा नहीं करोगे, तुमको रद्द कर देगा, सिंपल सी बात है। समझ आ गया ना। तो बड़ी बड़ी कंपनियां उन सबको केवल क्या देखती हैं? सब अपना इंटरेस्ट देखती हैं सब, और आम आदमी उलझने लगता है कि बताओ यार, कंपनी बंद कर दी है सब, बताओ हिजाब पर बैन लगा दिए। अब वो क्या कर, गुस्सा कर, कहेगा नहीं हम भी हिजाब पहनेंगे,
हमारे घर की बकरी भी हिजाब पहनेगी। समझ गया ना, गाय को हिजाब पहना रही है सब कि नहीं नहीं हम भैया हम इस्लाम को मानते हैं। अमेरिका में भैंस वैस होते हैं सब। वहाँ भैंस नहीं होते होंगे सब। अमेरिका जर्मनी में सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस गाय होती है सब। इंडिया में तो बहुत बैकवर्ड चीजें हैं सब। समझा गया ना? इतनी खाना पूरे खाना ही रहती होंगी सब। वहाँ भी अल्ट्रा अल्ट्रा भैंस होती होंगी सब। अरे वो सब समझा गया ना? खूब दिमाग लगाते हैं सब। हाँ वही चाहिए तो नहीं मारते होंगे सब। ओके तो मारते हैं सब। अब तो ये अरे उनके पापा ये तो अरे दादा किस तरह मारते होंगे सब बताते होंगे। किस तरह मारते हैं? अरे बाप रे। हाँ वो तो मत तुम्हारे ही पापा। उसको दूध होंगे सब ये बता दो। सब मशीनें सीखते होंगे। अरे दादा एक से एक क्रांतिकारी लोग हैं। नहीं जो रमैया बस एम फिल्म में दोबारा साफ करता है उसी को उस कंपनी में लगा दो डेयरी में खाचिए पूरा ही नहीं होगा। उचाना बेलवनिया गाँव लाना उसको। देखो बेलवनिया गाँव के गाय से दिक्कत कौन है भाई, वो सब बेचारे साफ कर रहे हैं लोग। अब कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन यही है। तो पढ़ाएं। वही तो कल न्यूज़पेपर था। पढ़ा क्या खोज कर रहे हो? हाँ बता हमसे पूछ। 8:41 हो ही गया है। 8:41 घर जाना है? नहीं 9:30 बजे क्वेश्चन है इसमें तो आगे बढ़ा जाए। हम खाना नहीं खाता। हम खाना तो नहीं एक दिन नहीं खाओ नहीं चलेगा। चाहे जाओ खा लिया जाता जाओ तब तक पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाएंगे। हम लोग खाए हो क्या है बहुत। खाना खा के तुम लोग आए हो सब। हाँ अभी क्लास 1 घंटा चलेगा। जाओ खा के फटाक दे जाओ जल्दी। भाई आराम से खाना दे